पिनाका की टंकार हो या सृष्टि का संगीत, कच्छपी वृत्ति महती की मधुर ध्वनि, महानंदा सम्मोहनी की मधुर ध्वनि जो गूंजे हर हृदय में, वो है भारत ध्वनि। हर इतवार शाम 5 से 7 बजे आप सभी का स्वागत है भारत ध्वनि कार्यक्रम में और आप सभी को स्वीकार हो अपर्णा का प्यार भरा नमस्कार। भारत से जुड़ गए हैं श्री देवेंद्र मालवीय जी और प्रख्यात एक्टर समर जय सिंह जी। और चलिए बातचीत आरंभ करते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं सारे हालात और स्पेशली 2020 दिल्ली राइट्स के बारे में। नमस्कार। नमस्कार अपर्णा जी। नमस्कार। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को भी। जी जी जी, बहुत आप लोगों को बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इतने आप लोग व्यस्त रहते हैं परंतु समय आपने निकाला हम लोगों से बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और सबसे पहले ये पूछूंगी आपसे देवेंद्र भैया, ये बताइए कि ये 2020 दिल्ली जो आपकी जो फिल्म आ रही है, ये इसका कहाँ से आपकी इच्छा मन में जागी कि इस तरह की फिल्म बनाई जाए? ये देखिए अपर्णा जी की 2020 में जब बड़े ही दर्दनाक दंगे हो रहे थे जी दिल्ली में जी, तब ये एक विचार कौंधा मेरे मन में कि इस तरह की एक फिल्म बननी चाहिए। लेकिन इसके जो बीज है इस फिल्म के, वो 2020 में नहीं अंकुरित हुए मेरे मन में। ये मैं कई बरसों से मेरे अंदर एक बेचैनी या एक तड़प बोल सकते हैं कि दिल्ली दंगों का कारण ये था कि सीएए का बिल आना, जिसमें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी रह रही है उनको नागरिकता प्रदान करना था। लेकिन हम उसके बहुत पीछे जाते हैं, हम 1947 तक जाते हैं। अगर पीछे जब बंटवारा हुआ तब देश के कुछ जिम्मेदार लोगों ने यह डिसाइड किया था कि भाई वहां जो हिंदू माइनॉरिटीज रह रही हैं, हिंदू माइनॉरिटी और दूसरी अन्य माइनॉरिटी, वो वहीं रहेगी और उसका आप लोग ख्याल रखेंगे। और यहाँ पर जो मुस्लिम रह रहे हैं उसका भारत सरकार ख्याल रखेगी। अब हुआ ऐसा नहीं उनके कहे अनुसार, क्योंकि वहां अगर हम देखें तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि 8% के करीब हिंदू थे, आज 1% भी नहीं बचे पॉपुलेशन के। तो ये जो प्रताड़नाएं होती थी पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो मुझे हमेशा से विचलित करती आई है। हम अक्सर वीडियोस फ्लोट होते थे सोशल मीडिया पर, देखते थे कि छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जा रहा है अधेड़ उम्र के मौलवियों के साथ या व्यक्तियों के साथ उनका ब्याह दिया जा रहा है, वो और ये बता दिया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाह रही है, जबकि ऐसा नहीं था। वो एक धर्म को भी एक तरफ रख दिया जाए तो एक छोटी बच्ची बिलख रही है अपने माँ बाप के पास वापस जाने के लिए, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और वहां ये सब कुछ पुलिस कानून सरकार की शय पे हो रहा था। तो ये चीजें मेरे अंदर डीप रूटेड कहीं ना कहीं एक तरीके से प्लांटेड थी। और जब ये दंगे हुए तब इसने और उस चीज को फ्यूल कर दिया। और मतलब फिर मैंने ये एक समग्र रूप से इस चीज को मैंने स्क्रीन प्ले में लिखा कि क्या रूट कॉज है इसका, और इसका जब सोल्यूशन निकल रहा तो कुछ एलिमेंट्स हमारे ही देश में ऐसे हैं कि जिस अच्छे काम को रोकने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं और किस इस तरह के कुत्सित प्रयास कर रहे हैं जिससे कि कुछ लोगों को राहत मिलनी है, उसको रोका जाए। तो फिर ये ख्याल आया और हमने इस पर काम शुरू किया। जी, और क्या आपका परिवार भी इसमें है, इसी इंडस्ट्री में है? आपके परिवारजन या आपके बड़े कोई जो बड़े तो कोई नहीं है। इसकी शुरुआत इस इंडस्ट्री में मेरे परिवार या मेरे खानदान से सिर्फ सबसे पहले मैंने ही शुरू की। और अब मेरी बहन का बेटा है, मेरा भांजा अमित मालवीय, वो भी इस इंडस्ट्री में है, लेकिन वो वीएफएक्स का काम देखते हैं। फिल्मों में जो वीएफएक्स दिया जाता है, तो कई सारी फिल्में हैं जो हाल ही में रिलीज, मेट्रो इन दिनों, फिर एनिमल, तानाजी, मिशन मंगल, ऐसी तकरीबन 150 फिल्मों में विजुअल बर्ड स्टूडियो ने वीएफएक्स दिया है, तो उसका काम देखते हैं। तो ये मेरा तो बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है। तो वो अमित मालवीय नहीं है जो अमित मालवीय
सक्रिय रहते हैं हाँ, सोशल नहीं मीडिया। नहीं, वो कंफ्यूज वो एक्चुअली हमारे राजनीतिक दल बिना रिसर्च के ही एकदम चढ़ पड़ते हैं किसी भी चीज पे। जी अमित मालवीय जी जो बीजेपी आईटी सेल के हेड है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि मैं उनसे उन्हें जानता हूँ और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन इस फिल्म में ना तो बीजेपी का कोई लेना देना था, ना ही उनका कोई लेना देना था। जी जी जी। तो यही प्रश्न रखती हूँ समर भाई के समक्ष में। समर भाई, आपसे ये पूछना चाहूँगी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको और आपके श्रोताओं को। जी जी जी। जी। तो समर जी, आपका कैसे आप आए इस फिल्म में, कैसे कंसिडर हुए, या आपने उनको बुलाया या उन्होंने आपको बुलाया, कैसे बना तालमेल? देवेंद्र और मेरा जो नाता है वो बहुत पुराना है। देवेंद्र मेरे स्टूडेंट रहे हैं। 2005 में जब ये मुंबई आए थे तो एक्टिंग के सिलसिले में आए थे, जब मैं एक एक्टिंग क्लासेस में सिखाया करता था, तो वहां से मेरी मुलाकात हुई। फिर शुरू से मैं देखता था देवेंद्र को लिखने का रुझान है, सेंसिटिव है, कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, और टच में रहे। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए टच में थे, कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, दो तीन चार साल में एक बार। फिर मुझे एक दिन फोन आया इनका 2022 में, और मुझे कहा कि, और ये लगातार फिल्में बनाते रहे इंदौर में, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बनाई है, एड फिल्म्स बनाई है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्वच्छता अभियान की फिल्म है वो बनाई है। तो वो मैं देखा करता था, बहुत अच्छी टेकिंग और बहुत अच्छी वो एक स्टोरी उसके जरिए निकल के आती थी। तो मैं हमेशा इन्हें प्रोत्साहित करता था और इनके काम को मैं पसंद करता था। फिर जब इन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसी फिल्म है, तो पहले मुझे थोड़ा सा डाउट था कि यार क्या है ये, मटेरियल किस तरह का होगा। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत ही ओरिजिनल और ऑर्गेनिक स्क्रिप्ट लगी, और बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन लगा मुझे हमारी सोसाइटी का जो आज के दौर से गुजर रही है। तो मैंने तुरंत मुझे लगा कि बड़ी ही एक ऐसी फिल्म है जो किसी और फिल्म से इंस्पायर्ड नहीं है, ओरिजिनल है। आम तौर पे जो हमारी फिल्में मुंबई में बनती हैं, जिसको बॉलीवुड कहते हैं, वो इनब्रेड बहुत होती हैं। एक फिल्म से दूसरी, दूसरी से तीसरी इंस्पायर्ड रहती हैं। हो सकता है कोई वैसी कंटेंट 10 साल पहले बनाओ, लेकिन ये मुझे बहुत ओरिजिनल लगा, और एक ऐसा कंटेंट लगा जहां जो किसी आर्टिस्ट के दिल से निकला हुआ हो। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन है, इनको छुआ, और उसका वो रिफ्लेक्शन लग रहा था मुझे जो इन्होंने लिखा था। तो मैं आई वाज पुल्ड, मैं इसकी तरफ खिंचा चला आया एक तरह से। जी अति सुंदर सर, अति सुंदर। ऐसे ऐसे ही क्या है वो, यूं ही बढ़ते चलिए और कारवा बढ़ता हाँ, गया। हाँ, हाँ। हाँ, बस वही। इंटेंशन बहुत करेक्ट था, बहुत सही नीयत से बनाई थी फिल्म, जी। और वो कुछ कहना चाहते थे, फिल्म कुछ कहना चाहती है। जी। तो देवेंद्र भाई, हमारी आपकी जो बातचीत हुई थी, अगर ठीक से याद है, तो फरवरी इस साल के शुरुआत में हुई थी आपसे बातचीत। जी। और आपको जी, तब जी। आना था इस प्रोग्राम में, और अब जी, हो गया जी, जी। सितंबर का महीना। तो क्या आपको भी जुडिशरी का सांप डस गया? अरे बिल्कुल, मैं काफी बड़े ही कठिन समय से गुजरा हूँ। जनवरी से लेकर अब तक, जनवरी 25 के आसपास हमने ट्रेलर जैसे ही लॉन्च किया था, उसके बाद इतनी सारी बाढ़ आ गई हमारे खिलाफ, धमकियों की, और इसको फिल्म को बैन करने की मांग उठने लगी। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रख्यात वकील है यहाँ भारत में, मतलब कुख्यात। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने प्रख्यात कहा, लेकिन अब वो उनके जिस तरह के उनके एक्शंस होंगे, उससे जनता या श्रोता अंदाजा लगा लेंगे कि उन्हें प्रख्यात कहना चाहिए, कुख्यात कहना चाहिए। जी। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस फिल्म को ये कहा कि अमृत महोत्सव चल रहा है और उसमें ये फिल्म एक विष छिड़कने वाली या विष उड़ेलने वाली फिल्म है। बहुत सारी बातें की। उसके बाद में दिल्ली दंगों का जो आरोपी है शर्जिल इमाम, उसने दूसरे तीसरे दिन याचिका दायर कर दी दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके साथ महमूद प्राचा नाम के एक वकील है, उन्होंने ऐसे 7 याचिकाएं, पिटिशंस लग गई दिल्ली हाई कोर्ट में, एक लगी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। वो सब चलता रहा, और इसके साथ में सेंसर बोर्ड को भी उन्होंने पार्टी बना लिया, दिल्ली पुलिस को भी बना लिया, ये फिल्म को किसी भी तरह रोका जाए। जबकि फिल्म का सिर्फ 3 मिनट का ट्रेलर आया था,
अब पूरी एक ट्रेलर देख के पूरी फिल्म का कैसे अंदाजा कोई लगा सकता क्यों है नहीं कि लगा इसमें सकते? बिल्कुल इतना लगा कुछ है? सकते हैं। आप लोगों को ब्रेन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, अंदाजा भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी सत्य पे जी बात जी। होगी वो हमेशा झूठी होती है, जो सत्य होता है वो झूठ होता है। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। तो इस तरह की चीजें चली, फिर सेंसर बोर्ड को भी काफी बहुत ही प्रिसीजन के साथ चीजें करना पड़ी, और उन्होंने बहुत माइन्यूटली हर चीज को जांचा। काफी समय लगा, रिव्यू कमिटीज हुई, और तब जाकर अब हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिला है US 16+ का। और इन सब में अपर्णा दीदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छूट गई। जी आमतौर पर जब इन सच्चे मुद्दों पर जब फिल्में आती हैं, तो एक खेमा ऐसा है हमारी इंडस्ट्री में जो कि एक सिंडिकेट की तरह काम करता है, और वो ऐसी फिल्मों को सिरे से इसलिए नकारता है कि वो बोलते हैं कि इनकी क्रिएटिव जो है स्टैंडर्ड नहीं है, या फिर ये टेक्निकली साउंड नहीं है, या फिर ये इन्हें कहानी कहना नहीं आती, सिर्फ प्रोपेगेंडा है ये, जबकि उनकी फिल्मों का बड़ा बुरा हाल हो रहा जैसे है। ज्ञानवापी तो एक मेरे अरबिक पास जैसे ज्ञानवापी एक अरबिक शब्द है, हिंदी का तो शब्द है ही नहीं। हाँ 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 जी हाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए जी। जी जी जी। तो हमने इसकी जवाब देने के लिए भी मैंने इस शुरुआत से ही ये सोचा था कि मैं वर्ल्ड सिनेमा को काफी सराहता हूँ, देखता हूँ, और वहां से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो बहुत सारी फिल्में वन शॉट मेथड पर बनती है वहां पर, और उसका थ्रिल अलग होता है। तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग काम था मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं फीचर फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, लिख रहा था। तो मैंने वन शॉट मेथड में इस फिल्म को बनाया, जो कि दंगों की भयावहता को उसी थ्रिल के साथ दिखाए, दर्शक को वो इमर्सिव एक्सपीरियंस दे कि वो स्वयं उस दंगे में उस माहौल को झेल रहा है। इस चीज की बात किसी ने नहीं की। एक आर्ट को आर्ट की दृष्टि से देखा जाए, कला की दृष्टि से देखा जाए, तो कितना अच्छा प्रयास था भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि जो पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय फिल्म बना रहा है वन शॉट मेथड पर, वो भी दंगों से रिलेटेड। अभी तक जो हॉलीवुड में या वर्ल्ड सिनेमा में जो भी इस तरह की फिल्में बनी है, वो बहुत साधारण सब्जेक्ट पर बनी है, जिसमें कि ज्यादा आप कैमरे को दाएं बाएं ना ले जा पाए। लेकिन इसमें आपको कई इवेंट्स मिलेंगे, और वो भी इस टेक्निक से, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है और देखने में थ्रिल पैदा करता है। लेकिन उस चीज को सबने नजरअंदाज किया, और बस एक ही चीज के पीछे चल दिए कि ये प्रोपेगेंडा है, जबकि ये फिल्म सच कहती है। एक वर्ग जो प्रताड़ित हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सारी दुनिया को मालूम है वो, लेकिन उस पे उस सच्चाई को कोई ने स्वीकारने की कोशिश नहीं की। बस इसे प्रोपेगेंडा साबित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। इसका भी बड़ा अफसोस है मुझे। तो आपको, जब आप लोगों के साथ ये हुआ, और समर भाई आपकी भी तवज्जो चाहूंगी इस जी। प्रश्न पर, जब ये सब हुआ, जब आरंभ हुआ, और हमको याद है आपने पिटिशन की कॉपी भी भेजी थी हमको, देवेंद्र भैया, हमको याद है। जी और जी सब बहुत ही अजीब ही कहना ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसी ना सोच है सनातनियों की, ना यहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि ऐसे हम लोगों को दबाया कुचला जाएगा 2025 में भी। तो आपके पास दो ऑप्शन थे, देवेंद्र जी, समर जी। जी जी। उत्तर देने के पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर कि पहला रिएक्शन आप दोनों का क्या था जब आपको पता लगा कि आपको अब घसीट लिया गया है घेरे में, रजिया फंस रही है। तो आपका पहला गुंडों में। तो आप दोनों का पहला रिएक्शन क्या था? क्या आप लोगों ने आपस में बातचीत करी? और जो प्रश्न का दूसरा भाग है वो ये कि आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो लड़ो या मरो। आपने लड़ाई क्यों चूज करी? पहला तो पहला तो ये एंटिसिपेटेड था, ऐसा हमें अनुमान था कि ये होगा। और एक अजीब सी धारणा है, हमारी जो कंडीशनिंग होती है, हमारी जो परवरिश की जाती है जब हम छोटे थे तब से ही, कि माइनॉरिटीज को एक अलग स्पेशल जगह दी जाए हमारे दिल में, हमारे मन में। कमाल की उनके बात लिए है ना एक समर भाई, कमाल की बात है ना। हाँ, द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, उनको बचपन मतलब से बताया गया मुझे याद है, माइनॉरिटी। मैं बताइए। एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ, डेली कॉलेज नाम का स्कूल है इंदौर में।
हमें ये सिखाया जाता था कि ईद कैसे मिलते हैं, गले 3 बार मिलना है। अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन शायद ये सिर्फ हमें ही सिखाया जाता था। पूजा करने का तरीका दूसरी तरफ नहीं सिखाया जाता था। तो ये हमें शुरू से ये गिल्ट हमारे अंदर भर दी गई थी कि अगर हम हमारे धर्म की बात करते हैं और हमारे धर्म वालों को बचाने की बात करते हैं तो हमें सैफरन टेंटेड किया जाता है, किया जाएगा। लेकिन जब अब ये थोड़ा सा माहौल बदला और हम अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे तो उस चीज को प्रोपेगेंडा कहने लगे, ऐसा मेरा मानना है। जी देवेंद्र भाई। दीदी मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा, आपने बहुत अच्छी बात एक ये कही थी कि सनातनी का रूट या उसके अंदर कभी किसी को हानि पहुंचाने का अननेसेसरी कभी भावना होती ही नहीं। मुझे एक वाकया अभी याद आया, कल परसों में पढ़ रहा था, चूंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है अभी, जी तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वाकया ये याद आया कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया, कई 7-8 साल उन्होंने उनको रखा और वहीं उनकी डेथ भी हुई फिर शाहजहां की। तो जब औरंगजेब उनको पानी पीने के लिए शाहजहां को एक टूटे हुए मिट्टी के घड़े में देता था और वो भी पानी बह जाता था, उसको पानी के लिए तरसता था, वो उसे पानी नहीं मिलता था। तो शाहजहां ने एक लेटर लिखा औरंगजेब को जिसमें उसने एक फारसी में कुछ लाइनें लिखी। उसमें लिखा उन्होंने कि ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बपिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन बाद हिंदवान सदबार, मैं देहदम पिदरे मुर्दा रवा दायम आप। कि ए बेटे तू कैसा अजब मुसलमान है जो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। मैं आफरीन जाता हूं, मैं सलाम करता हूं उन हिंदुओं को जो इस श्राद्ध पक्ष में अपने मरे हुए बुजुर्गों को भी पानी देते हैं। हम तो उस स्क्रीन से आते हैं, हम उन लोगों की संतान हैं, हम उन लोगों के वंशज हैं जो कि हमारे मुर्दे, जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको श्राद्ध पक्ष में हर साल याद करते हैं कि उन्हें पानी दें, हम उन्हें खाना दें। तो हम लोगों को इस तरह से पेंट करना कि हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सहिष्णु नहीं है, हम तो दुनिया के सबसे क्रूर लोग हैं, ये भी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो अब ये है कि हमें भी ये वक्त आ गया है, ये समय आ गया है कि हमें अब अपना बहुत ही सॉफ्ट पक्ष या सॉफ्ट पहलू रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी सफाई में वो बातें बड़े ही बोलते हैं कि बड़े ही सिग्निफिकेंट तरीके से रखने की आवश्यकता है। ये फिल्म भी उसी का एक हिस्सा है और हमने लड़ना ही चूज किया कि भाई चाहे जो हो, या तो इस पार या उस पार, हम इस फिल्म को लेकर आएंगे दुनिया के सामने। जी जी। लेकिन ये जो आपने बात कही देवेंद्र जी, उससे कुछ परसेंट अग्री करती हूँ, पूरा नहीं, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट ही रहोगे तो फिर वो जो शत्रु बोध है, इतिहास बोध है, मित्र बोध है, वो कुछ आपको पता ही नहीं लगेगा। यू आर जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ। बिल्कुल। आप मेरा मतलब दीदी, मैं माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूँ, मेरा कतई ऐसा मतलब नहीं है कि सॉफ्ट रहना है जी। क्योंकि जो कमजोर का तो दुनिया में कोई साथ नहीं देता और कमजोर सिर्फ मारा जाता है। मैं बहुत ही ब्लंट शब्दों में बोल रहा हूँ, हमें ताकतवर बनना है। ये हमारी संस्कृति है जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि हम लोग इतने अच्छे हैं, हमारे अंदर प्रेम का जो एक इमोशन इतना ज्यादा डीपली रूटेड है, वसुधैव कुटुंबकम जो लेके चलता हो अपने संग। जी। लेकिन ये बोला जाता है कि जिसके अंदर प्रेम और जो इस तरह की भावना का संचार इतना ज्यादा है वो बहुत ताकतवर होता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो हम अब वो जमाने लग गए जो बीच का जो 1000 या 1200 साल का जो एक पीरियड गुजरा है जिसमें जो हम लोग न जाने क्यों एक अपराध बोध से ग्रसित थे या हम अपनी ताकत को भूल गए थे, वो चीज को सुधारने का वक्त आ गया है और शुरू भी हो गया और उस पर काम चल भी रहा है। और मैं कतई नहीं बोलता हूं कि किसी को सॉफ्ट रहने की जरूरत है जी। और हमें ताकतवर बनना है। हमें जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला कि आप ताकतवर हैं, उसका बोध नहीं है, जैसे हनुमान जी भूल जाते थे, उनको याद कराना पड़ता है। जी। तो आप जाने कि भाई आप कितनी पुरानी सभ्यता से चले आ रहे हैं, आपकी संस्कृति जो है उतनी पुरानी, उतनी सनातन तो कोई है ही नहीं। हमें किसी से बैर नहीं है,
लेकिन जब हमारे अस्तित्व पर कोई बात आती है, कोई खतरा आता है, तो हमें हमारी ताकत दिखानी होगी, जैसे हमने भी सिंदूर में दिखाई, ऑपरेशन सिंदूर में। तो मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ। शायद मेरी बात गलत पहुंची होगी। मैं इस चीज का बिल्कुल पूरी तरह से पक्षधर हूँ। हमें ताकतवर रहना है और आने वाली हर आफत का, हर विपदा का मुंह तोड़ जवाब देना है। तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। Our Pakistan team will go to India and destroy them like Mahmud Ghaznavi destroyed the Somnath temple 17 times. ये कहा जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, जबकि क्रिकेट का मैच, शायद क्रिकेट का मैच आज है, गिरगिट का मैच आज है। जी जी। तो अगर समर भाई एंजॉय, तो जो ये चल रहा है आपके सामने है, आपके सामने है। तो आप इसीलिए पूछना चाह रही थी, और समर भाई आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि आप, जब आप लोगों की बातचीत हुई होगी और आपने बताया कि आपको भान था कि ऐसा होगा, तो आप लोगों की आपस में जो बातचीत हुई, पहली कुछ बातचीत आपको याद है कि आप लोगों का क्या एक्सचेंज था? मन विचलित था, दिल टूटा था, और डिड यू चूज टू राइज लाइक द फीनिक्स? आपने कहा कि नहीं, लड़ना है। नहीं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि वी वर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग, हमें ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा होगा जी। तो वो एंटिसिपेशन पहले ही था कि ऐसा होना है जी। तो उस सिलसिले में इसको कैसे एनकाउंटर करना, ये था, हमारा मन विचलित नहीं था। हाउ टू इसको किस तरह से इसका सामना किया जाए, ये पहला सवाल था, और वो हमें बड़ी क्लैरिटी थी क्या करना है जी। क्योंकि हमारी नीयत साफ थी। हमारी जो फिल्म है उसका जो कहते हैं ना, जो हार्ट इज एट द राइट प्लेस, वो है। और वो कहीं भी लॉपसाइडेड फिल्म नहीं है। अगर आप पूरी कहानी अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे उस फिल्म को, तो कहीं किसी की तरफ रुझान नहीं है, बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड लिया है। और मैं कहता हूं कि जैसे एक समय मंटो साहब लिखा करते थे समाज के बारे में बड़ा खुल के, वैसा आज के दौर में देवेंद्र भाई ने लिखा है जी। सर बस ये तो आप नहीं लिखा है, बहुत कुछ सीखा है सर। पढ़ता हूँ मंटो साहब की, मैंने कम से कम 100 से ज्यादा कहानियां पढ़ी हैं। तो वो जो जिस तरह से आपने लिखा है, वो बहुत ही आज के समाज को उजागर करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जो भी चीजें, जो भी बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं या इस तरह की विचारधाराएं जिसको अंडर द कारपेट डाल दिया जाता है, उसको आपने हटाया है, आमने सामने बात कराई है दोनों माइंडसेट से। एक हिंदू माइंडसेट है, एक मुस्लिम माइंडसेट है। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। यही बात है कि हमारे यहाँ कोई भी बात जो सच्चाई बोलना है तो उसे बड़ा ही लपेट कर मखमल में, और किसी को बुरा न लग जाए, इस तरह से अभी तक होती आई है। लेकिन अगर ऐसी बात होती समर भाई अगर ऐसा होता तो हम लोगों को, और देवेंद्र भाई, हम लोग बहुत कुछ सीखा है अपने माता पिता से, हम सभी ने, दादा दादी से, नाना नानी से, बड़ों से। उसमें एक था, सच हमेशा कड़वा होता है। तो अगर जो आप बोल रहे हो देवेंद्र भाई कि उसको ढका छुपा और मखमल में लपेट, डज नॉट मैटर। आप कितना भी गुलूकंद डाल लीजिए पान में, लेकिन आपने अगर चूना कत्था अधिक लगा दिया है तो वो कड़वा रहेगा। तो सच्चाई तो कड़वी रहेगी। वो कहते हैं ना कि नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं, तो कड़वाहट ही है जो हमारे समाज को साफ कर पाएगी जी। और ये आज का समाज नहीं है सर, ये हमेशा से रहा है। हम लोगों को कहा गया कि तुम शुतुरमुर्ग बन जाओ, तुम हो इंसान लेकिन शुतुरमुर्ग बन के जियो, शुतुरमुर्ग बन के चले जाना इस पृथ्वी से। यही डेफिनेशन हमें सेक्युलरिज्म की समझाई गई बचपन से जी। और उसका कितना भारी प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, अपने रिश्तों में। एक भाई बहन से बात नहीं कर रहा, बहन भाई से नहीं बात कर रही, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है मैं शुतुरमुर्ग हूँ, वो दूसरा कह रहा है मैं नहीं हूँ। तो ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, सामने हो रहा है। ये इनकी जो मेहनत थी 60-70 वर्षों की, वो अब सामने क्या रंग ला रही है, सुंदर सुंदर। और आप लोगों से ये भी पूछूंगी कि अब जो आपके सामने जो फाइनल प्रोडक्ट है, चलिए फाइनल प्रोडक्ट के पहले आते हैं, क्या आपको कोर्ट में जब आप गए, आपके इतना समय, इतना धन, आपका इतनी एनर्जी, आपकी इतनी प्रार्थनाएं लगी हैं, आपसे ये पूछूंगी कोई ऐसा वाकया आपको कोर्ट में याद है जो आपकी हंसी
रुक नहीं रही हो, ऐसी ऐसी आप लोगों को दलीलें दी गई हों? जी जी। मैं तो ऑनलाइन जुड़ा था उसमें। वाह, क्या तो कहने से। शर्जील इमाम भी 26 जनवरी को 26 जनवरी का आपको आपका भी सम्मान होगा जी। शर्जील इमाम भी जेल से जुड़े हुए थे उसमें। अच्छा। और जज ने मानने से इनकार कर दिया है कि यार अभी सीबीएफसी डिसाइड करेगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। और ये बहस जो है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में कई केस लगे हुए हैं, लेकिन तकरीबन 3.25 घंटे, 3.5 3.25 घंटे ये बहस चली। उनकी वकील इस बात पे अड़ गई कि आप इसका 10 सेकंड का सिर्फ क्लिप इस ट्रेलर का देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति दिख रहा है वो शर्जील इमाम जैसा ही दिखता है। उसने जो बोला है अपने लोगों को भड़काने के लिए कि क्या आसाम को काट दो, वैसा ही डायलॉग ये व्यक्ति भी बोल रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा है? तो जज साहब ने बोला भाई कि ये आपको लगता है कि आसाम को काटने वाली बात पे आपका कॉपीराइट है, कोई और नहीं बोल सकता। और मुझे और सुनने वालों को ये भी अजीब लगा कि ये जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं जैसा उन्होंने कोई बहुत बड़ा महाकाव्य रचा है और उसका जो है किसी ने नकल मार ली है तो उसका केस चल रहा हो। भाई आप देश तोड़ने की बात कर रहे हो, देश को टुकड़े करने की बात कर रहे हो, सड़क चक्का जाम और दंगे फैलाने की बात कर रहे हो, तब आपकी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब एक फिल्म आई है जो कि कतई दावा नहीं कर रही कि ये शर्जील इमाम है। अब आप लोग समझदार है, वो क्या समझ रहे हैं उसको देखकर ये मैं नहीं बोलना चाहता हूं। तो वो उसमें मेरी तो गलती नहीं है, पर वो एक फिल्म आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रही। लेकिन आप जब ऑन ग्राउंड रियलिटी में इस तरह से काम करते हैं तब आपको कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की आपकी छवि धूमिल नहीं होती है तब। तो ये बड़ा हास्यास्पद था उस समय। जी जी, आई कैन इमेजिन। और समर जी, आप तो आप एक गुरु के रूप में हैं देवेंद्र जी के लिए, और उनके निर्देशन में आपने कार्य किया। आप कैसे डिफाइन करेंगे आपका जो अनुभव है, और इस पर्टिकुलर फिल्म में आपने काम किया तो आपको कैसा लगा देवेंद्र भाई का निर्देशन, एज फार एज जो ये केवल इस फिल्म, इस पर्टिकुलर फिल्म जो कि इतनी संवेदनशील है और इतनी हृदय विदारक, तो बहुत, ये सब बड़े बड़े बहुत छोटे शब्द हैं, और जिस तरह से टांग हाथ काटे गए और लोगों को नालों में फेंका गया है, और कितने तो आज भी जवाब नहीं मिल पाए हैं कितने लोगों के बारे में। तो आपको कैसा लगा, ये आपके लिए कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? एक तो देवेंद्र जी का मैं काम का शुरू से उनका प्रशंसक रहा हूं। जो मैंने बताया कि वो फिल्में उनकी देखता था मैं, उनके वो म्यूजिक वीडियोस बनाते थे। उनका नरेटिव का जो तरीका है, स्टोरी टेलिंग का तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा, विजुअली बहुत एनरिचिंग लगता है। तो मुझे पता था कि कुछ काम तो बहुत अच्छा करेंगे। और एज अ लेखक भी उन्होंने जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत संवेदनशील लगी और बहुत दिल से निकली भी लगी थी। तो ये तो मुझे बड़ा क्लियर था। और बड़ा जो भी वहां पे घटनाएं घटी थी 2020-24 फरवरी को, वो उन्होंने इतनी, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक्चुअली जो शूट कर रहे हैं वो वहां पे शूट हो रहा है या जो घटनाएं घटी थी उसका हम हिस्सा है। अगर आप विजुअली भी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आप विजुअल्स देख रहे हो फिल्म के, ऐसा लगेगा कि वहां से उन्होंने रॉ फुटेज लिया हुआ, जो टेलीविजन में आया था उस टाइम पे जब न्यूज आई थी 2020 में, जो दंगों के फुटेज थे वो हूबहू वैसे लगते हैं जिस तरह से हमने शूट किया है। मतलब वो रिफ्लेक्शन लगता है उसका। तो इतना बढ़िया उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पर्सनल एक्सपीरियंस था जिसको लेके मैं थोड़ा नर्वस भी था एज एन एक्टर, वो था सिंगल टेक जो कॉन्सेप्ट है सिंगल शॉट फिल्म का, क्योंकि बड़े लंबे लंबे शॉट्स थे। और वो बहुत ही मतलब एक तो थोड़ा नर्वस करने वाला था, थोड़ा सा डर पैदा करता था, लेकिन एक एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि आपको लगातार कैरेक्टर में रहना है। एक पल के लिए भी वो आपको ग्राफ मेंटेन करना है, ग्राफ नहीं चेंज होना चाहिए। जी 100%। हम जब थिएटर करते हैं तो हमें पता है फोर्थ वॉल कहाँ है, जी है ना, सामने है। जी जी जी। लेकिन जब आपका कैमरा मूव हो रहा है, कभी वो हेली कैम पे है, कभी वो ट्रैक पे चल रहा है, कभी वो बॉडी में लगा हुआ है डीओपी की,
तो वो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कैमरा किस तरफ जा रहा है, हमारे को एक्टर्स क्या कर रहे हैं, साथ में जूनियर आर्टिस्ट हैं, पासिंग है, इतना कुछ एक्शन हो रहा है, और व्हीकल्स में बैठ रहे हैं, उसमें से उतर रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ऑफिस में पहुंच रहे हैं, तो कैमरा साथ साथ चल रहा है लगातार। और अगर एक गलती हो जाती तो फिर वो पूरा सेटअप करने में हमें कम से कम 3 4 5 घंटे लगते थे, उस पूरे शॉट को फिर से स्टार्ट करने में, पूरा सेटअप लगाने में। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी था, बड़ा एक्साइटिंग भी था, और एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग था वो। और जब मैंने वो फिल्म देखी तो बड़ा इमर्सिव एक्सपीरियंस, ऐसा लगता है कि जब आप वो फिल्म देखो तो उस फिल्म का एक कैरेक्टर बन जाता है ऑडियंस देखते वक्त, ऐसा एक्सपीरियंस है। जी। देवेंद्र भाई, आपके लिए एज अ निर्देशक कैसा रहा आपके लिए ये अनुभव, नंबर 1? और जो दूसरा हिस्सा है प्रश्न का, कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं एंड प्रोडक्ट से? जी, सबसे पहले मैं बतौर निर्देशक इसलिए भी सेटिस्फाई हूं कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी मैं ही था। तो मुझे किसी का ऊपर से कोई इंटरफेरेंस नहीं था। जो दिल में थी बात और जिस तरह से मैंने डिजाइन किया था चीजों को, मैं उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट कर पाया। इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। और साथ ही समर सर का तो देखिए शुरू से ही बड़ा संभल रहा मेरे साथ में। जब से मैंने फिल्म शुरू की उन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया, और इतना डेडिकेशन सभी कलाकारों ने, सर के साथ साथ सबने अपना 100% दिया है इसमें। क्योंकि इस तरह की फिल्म में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। हम बॉलीवुड के जो टिपिकल फेसेस होते हैं, जो कि बोलते हैं कि बड़े नोन फेसेस हैं, उन लोगों को लेकर ये फिल्म कभी भी नहीं बना पाते, क्योंकि वो नहीं इतना बन सकती, समय और सवाल ही हाँ। नहीं। सॉरी, जंप इन हाँ किया जी, मैंने, बट नहीं नहीं सवाल ही नहीं, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कि उनको ले लेते तो वो शायद बीच में छोड़कर चले जाते हो। और सब ने अपना 100% डाला। क्योंकि हमें, मान लीजिए कि एक दिन का शूट है किसी का, उसके लिए हमें उसे 4 दिन के लिए बुलाना होता था। 3 दिन तो हम रिहर्सल करते थे विद कैमरा ऑन लोकेशन, ताकि वो पूरी चीजें एक तरीके से उस कैरेक्टर की साइकी में उतर जाए, एक्टर की वो कैरेक्टर उतर जाए, वो लोकेशन उतर जाए, ताकि इतने लंबे टेक में वो ऐसा न लगे कि वो पहली बार वहां से गुजर रहा हो। कट वाली फिल्म में तो गुंजाइश होती है कि आप कहीं से भी काट लें और दिखा दें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि कट वाली जो कि एक कट वाली फिल्म में आसानी होती है, और भी आसानी होती है सर। बहुत आसानी, बहुत आसानी होती है। सर्टिफिकेशन के लिए फिर वो 100 से अधिक कट लगवा देते हैं, जैसे इमरजेंसी में लगवा दिया था। हाँ 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 हाँ। बड़ी आसानी तो होती है सर। एसेंस ही खत्म हो जाए जो फिल्म की जो जी बिल्कुल बिल्कुल, जो एसेंस है, जो एक कनेक्टिविटी आप बनाते हो, उसको छिन्न भिन्न कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 चीजें हैं अपर्णा दीदी की। एक तो यह है कि जो टिपिकल स्टाइल ऑफ बॉलीवुड है फिल्म बनाने का, चूंकि मैं बॉलीवुड बॉम्बे से दूर रहकर, टेक्नीशियन भले ही बॉम्बे के थे, मैंने जरा सा भी इन्फ्लुएंस अपने आप पर आने नहीं दिया। मेरा दिल जो बोल रहा था, जिस तरह की फिल्में मैं देखता हूं, पसंद करता हूं, जिनसे सीखा है, वो उसी तरह की फिल्म बनाने की मैंने कोशिश की। और ईश्वर का बड़ा आशीर्वाद रहा, बड़ों का बड़ा आशीष रहा, आप की शुभकामनाएं रही कि मैं जो चाहता था उससे थोड़ी सी अच्छी ही बना पाया मैं। क्योंकि हम लोगों ने इसको बड़ा ओपन रखा। हमने कलाकारों को बहुत आजादी दी, एक्टर्स को बहुत सारा कुछ इम्प्रोवाइज किया। और जब वो इस तरह की चीजें इम्प्रोवाइज होती है और एक टीम मिलती है और थॉट्स को जो है एक्सचेंज करती है, और जब कुछ क्रिएट करने की आजादी मिलती है, तो कुछ जादू बनता है सेट पर। और वो ऐसे बयान नहीं किया जा सकता, वो लिखा भी नहीं जा सकता। तो वो ऐसे निकल कर आता है कि उसको लिख करके आप समझा करके नहीं बना सकते उस सीन को। ऐसे भी कई मोमेंट क्रिएट हुए। उसके बाद हमने वीएफएक्स और जो है पोस्ट प्रोडक्शन में कई सारे मॉडिफिकेशन किए, और जिससे कि फिल्म बड़ी ही समय हमने बहुत लिया। 2 साल तक हमने इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया। तो बहुत सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट है अगर ये ऐसा बोला जाए। और बतौर निर्देशक मुझे बहुत संतुष्टि है। अब ये आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिल्म, मैं इसको बड़े घमंड से नहीं बोल रहा हूं, बहुत ही बोल सकते हैं कि विनम्रता से ये बात कहूंगा कि फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो एक चीज ये रही।
तो और मुझे ऐसा यही लगता प्रश्न था है मेरा। जी समर जी, जी मुझे समर ऐसा जी। लगता है अपर्णा जी कि ये जी सर। फिल्म अगर, क्योंकि मैं मुंबई में बहुत समय से हूँ, जी। मैं 1990 में आ गया था मुंबई और बहुत सारी फिल्मों से जुड़ा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर ये फिल्म मुंबई में बनाते, ये कोशिश करते तो नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ वो उन्हें वो इकोसिस्टम, वो माहौल नहीं मिलता कि इस तरह की क्रिएटिविटी वो कर पाए। क्योंकि अगर कोई और फाइनेंस करता, कोई और किसी तरह से प्रोडक्शन से जुड़ा होता तो वो ना इन्हें जो मनमाना काम नहीं करने देता, कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस करने पड़ते, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता वो यहाँ पे, क्योंकि जो मुंबई का जो माहौल है वो पूरा मार्केट फोर्सेस को लेके एक कंटेंट को क्रिएट किया जाता है, मार्केट फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए। ये जो भी क्रिएटिव प्रोसेस है वो अंदर से बाहर आना चाहिए, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, उसको एक बड़ी सहज सी एक्सप्रेशन मिले, एक फिल्म में तब्दील हो वो। लेकिन मुंबई में जो है वो उल्टा होता है कि कहाँ पे कितने थिएटर में फिल्म लगेगी, कितने लोग देखेंगे, कैसा ऑडियंस होगा, मार्केट के लिहाज से फिल्म बनाई जाती, तो ये फिल्म यहाँ बनी नहीं सकती थी। जी। और ये यही ही अगला प्रश्न था। और जो ये हम लोग देख भी रहे हैं, और सुशांत सिंह राजपूत ले लीजिए, दिव्या भारती ले लीजिए, इतनी सारी बातें निकल कर आती हैं, तो एक अविश्वास है। और ऑडियंस में और जनता में जो विचार उमड़ रहे हैं, और जो इतिहास बोध अब हो रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है। और बम्बई में हम लोग देख रहे हैं, बम्बई का क्या कहना, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जो अब तक आ रहा था निकल के, उसका विरोध भी हो रहा है, और पुरजोर विरोध हो रहा है। आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया में कितना एक्टिव है, और जो वो मसाला और जो वो झूठ परोस रहे थे उसको नकारा जा रहा है। आप लोग कैसे, सॉरी, आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं इसी इंडस्ट्री में? आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? और क्या एक प्रश्न चिन्ह नहीं बन गया है आप लोगों के मन में भी कि हम किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, हम किन के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो कहते कुछ है, करते कुछ हैं, और जो दर्शाते हैं वो तो बिल्कुल ही विपरीत है? क्या ये है बहुत जी बोले सर, जी सॉरी। मैं कह रहा था कि जो कोई भी इंडस्ट्री होगी, कोई भी बिजनेस होगा, वो मार्केट पे ही चलेगा ना। लेकिन अभी ये है कि ये मार्केट को गेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी पूरा एंटरटेनमेंट रेवोल्यूशन आ चुका है। अभी आप देखेंगे थिएटर्स खाली हैं, थिएटर्स मेंटेन नहीं हो पा रहे क्योंकि लोग नहीं जा रहे हैं। लोग अपना सोशल मीडिया देख के खुश हैं, क्योंकि वही चीज रिपीट हो रही है बार 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 बार। आपके ऊपर स्टार्स थोपे जा रहे हैं। अगर कोई नेपो किड है, और अगर वो टैलेंट, ठीक है, टैलेंटेड बच्चे आते हैं, नेपो किड्स भी टैलेंटेड हैं। रणबीर कपूर ने बहुत अपने ऊपर काम किया है, आलिया भट्ट हैं, अभी आहान पांडे आए, वो भी एक्सेप्ट किए गए हैं। उन्होंने भी काफी, मैं सुना है 10-12 साल से काम, जब वो बिल्कुल यंग आए थे, एक्टिंग सीख रहे थे, तब से मैं जानता हूँ। तो जो काम करके अपने ऊपर आ रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। बट बहुत से ऐसे स्टार किड्स हैं जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अभी कोई बच्चा एक बबल में रहा है, कोई बहुत बड़े स्टार का बच्चा है, वो अपने बंगलों में रहा, वहीं से किसी इंटरनेशनल स्कूल में गया, वहीं से कहीं जाके उसने अमेरिका में या सिंगापुर में जाके ग्रेजुएशन किया, वही इंडस्ट्री में आ गया, और किसी अंकल ने उसको लॉन्च कर दिया। उसको क्या पता कि हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, किस तरह की कहानियां लोग देखना चाहते हैं। तो वो तो उसका बीज ही फेलियर में पड़ा हुआ है ना, उस कंटेंट का। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? जी तो बिल्कुल बिल्कुल। इट्स गोइंग टू बी, मतलब वो तो अपने आप को पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इसलिए चेंज हो रही है, इंडस्ट्री इज चेंजिंग फास्ट। जो एंटरटेनमेंट का जो पूरा रेवोल्यूशन आ रहा है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, और लोग वही कंटेंट देखेंगे जो उनको लगेगा, जिससे वो कनेक्ट कर पाएंगे। और बहुत जल्दी ये लोग भांप लेते हैं कि क्या चीज देखनी है और किसको नकार देना है। और दीदी, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर की बात में, कि इसमें ऑडियंस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जैसे लोग जैसे किस तरह से वो कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत यहाँ माइनॉरिटी है, हम इस इंडस्ट्री में इस तरह की फिल्म बनाने वाले लोग। और हम तो अभी संघर्षशील है, हमें तो बहुत लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमें पसंद नहीं किया जाएगा कि इस तरह का कोई अच्छा सिनेमा लेकर आ रहा है, और जिसको अगर लोगों ने पसंद कर लिया तो हम तो और नजर में आएंगे इन लोगों की। कोई भी नहीं चाहता अपना कंपटीशन खड़ा करना, लेकिन ये दर्शकों की जिम्मेदारी है कि वो इस इंडस्ट्री को कितनी जल्दी बदलना चाहते हैं। अच्छा कंटेंट आ रहा है, उसको सराहा जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, तो हम जैसे लोग भी सरवाइव कर पाएंगे। हमें तो इनके बीच में जाना या करना
हम होते हुए भी अपने विचारधारा को, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी तो स्ट्रगल दुगनी है। ना तो हमको कोई फाइनेंशियल बैकअप है, ना कोई स्टूडियो साथ होता है, और ना ही कोई सपोर्ट होता है। हम अपना पैसा, अपनी क्रिएटिविटी लगा करके अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने की, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिविटी का जो एक नया आयाम हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हमारी अपेक्षा सिर्फ ऑडियंस, जनता की तरफ होती है कि उनका सहयोग हमें मिले। तो ये जो बदलाव आ रहा है, जैसा कि सर बता रहे थे, ये और तेजी से आएगा और जल्दी ही, क्योंकि सिनेमा बहुत बड़ा मीडियम है। ये आज जो हमारी जनरेशन है या हमारा समाज जो है, जिसको कहीं ना कहीं हम बोलें कि बड़ा ही दकियानुसी एक पहलू भी है उसकी थॉट प्रोसेस में, उसमें फिल्मों का बड़ा हाथ है इनकी। मैं आज भी कई फिल्में उठाकर देखता हूँ नेटफ्लिक्स वगैरह पे, कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे होते हैं और अचानक पता चलता है ये तो इस फिल्म की नकल तो मार चुके हैं, ये पूरी की पूरी फिल्म उठाकर इन्होंने छेप दी है पहले। मतलब क्रिएटिविटी बची नहीं ना, हाँ, कुछ मतलब ये सोचने की क्षमता ही नहीं रही। फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करते हैं, और उस फिल्म जो अच्छी बनी उसको भी बड़ा घटिया उसका एक वर्जन आपको दे देते हैं। फिर हद दर्जे की बेवकूफी परोसते आए हैं ये लोग, मुझे कोई कहने में कोई एतराज नहीं है। और क्या था कि पहले लोगों के पास में कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं थे, तो फिल्म देखने चला जाया करता था आदमी। फ्लॉप फिल्में भी ठीक ठाक कमा लेती थी, तो उस टाइम ये सरवाइव करते थे ये लोग। आपको और पता है, उसका आपको कहीं ना पता कहीं है इम्पैक्ट होता था देवेंद्र भाई, आपने ये बात बोली तो कुछ याद आ गया। आपको पता है जी। एक एक्सप्रेशन निकला था तब, पता नहीं समर जी ने सुना भी है या जी। नहीं। एक एक्सप्रेशन था TTP। टीटीपी। हाँ, TTP, टोटल टाइम पास। अच्छा, हाँ। कि दिमाग घर पे रख के जाओ, दिमाग फिल्म घर पे देखो, रख क्या के जाइए, क्यों रख के बत, जाए दिमाग घर पर? बताइए बताइए, हाउ नहीं शेमफुल, मतलब हाउ शेमफुल। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली शेमफुल। और आप उसी के लिए बोल रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, जो आप परोस रहे हो, जो हाँ। मतलब मीडियोकर से भी मतलब मीडियोकर के नीचे भी जो कोई लेवल होगा उसके नहीं, भी। मीडियोकर शब्द की भी तौहीन है उस जी। अगर वो बात की जाए कई बार तो एक्चुअली क्या है ना कि ये बेवकूफाना हरकत नहीं है, या कोई फुलिश कंटेंट नहीं है। ये एक तरीके से खतरनाक चीज है समाज के लिए। है ना? एक बडिंग जनरेशन, जी सर, जो आ रही है, वो अगर इस तरह का कंटेंट देखता है, उसके लिए मतलब आप, उनका मैच्योरिटी लेवल हमारे यहाँ, अगर आपकी जो जनता है, आपके ऑडियंस है, उसकी परख इससे भी हो जाती है कि वो किस तरह की चीजें पढ़ता है, देखता है, सुनता है। जी सर, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी ऑडियंस रिजेक्ट करना, इनको बहुत भारी तौर पे रिजेक्ट कर रहे हैं। पूरा ऑडियंस का अपना नजरिया बदल गया सिनेमा देखने का। ये अभी भाप नहीं पा रही हमारी इंडस्ट्री। अभी आप देखो, थिएटर खाली हैं, लोग घुस नहीं रहे थिएटर में। खामखा प्रोड्यूसर ही खुद टिकट अपने खरीदते हैं और दिखाते हैं कि इसका इतना कलेक्शन हो गया है। तो ये कब तक बेवकूफी चाहिए, ट्रैप कब तक चलेगा? और यही कारण है कि मतलब अब ऑडियंस ने जब रिजेक्ट कर दिया, तो आपको चेंज करना है, आपको कंटेंट चेंज करना है, ताकि ऑडियंस शायद वो कंटेंट के लिए आए। क्योंकि वो रिपीट इतना हो गया और आपके बजट्स इतने हैवी हैं, स्टार्स की प्राइसेस कहाँ हैं, उनके खर्चे कितने स्टार्स के, उनका एंटोरेज कितना आता है, उनके साथ उनका शेफ आएगा, 3-3 वैनिटी वैन्स होंगी, एक 10-12 लोगों की टीम होती है। कितना बड़ा खर्चा है प्रोड्यूसर का। अब आप क्या देवेंद्र भाई, आप अगर इंदौर में ये फिल्म मुंबई में बनाते, इंदौर में, तो क्या इतना खर्चा उठा पाते आप? सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ये सर, फिल्म ही बिल्कुल नहीं, हम लोग ये फिल्म ही नहीं बना पाते। बना तो ही ये नहीं पाते। और ये जी। जब तक स्टार सिस्टम क्रम्बल नहीं होगा ना, स्टार सिस्टम को क्रम्बल होना है। स्टार आएंगे, नए आएंगे, जो कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं आज के दौर में। हमारी मतलब जो स्टार्स रहे हैं पिछले 20-25-30 साल से, मतलब कहानी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, स्टार इंपॉर्टेंट है। स्टार को ही पूरा प्रोजेक्ट करने के लिए पूरा प्रोडक्शन लगा रहता है। कहानी उस स्टार को प्रोजेक्ट करने का हिस्सा है, रादर देन केटरिंग टू अ स्टोरी। दे आर केटरिंग टू द इमेज ऑफ द स्टार सो दैट द ऑडियंस वुड कम। लेकिन ऑडियंस हैज रिजेक्टेड दैट आइडिया एब्सोल्युटली। तो कोई मतलब नहीं। अभी जितनी भी अभी फिल्में बन रही हैं या इस तरह के जो फिल्में आ रही हैं, तो आई डाउट कि ऑडियंस जाएगा देखने। जी, चलिए चलते चलते दो प्रश्न और हैं। एक जल्दी से पूछ लूं आपसे कि ये जो दिल्ली राइट्स थे, ये जैसा हमने पहले कहा, मतलब शब्द ही नहीं है किस तरह से किसकी वेदना को उसमें संजोया जाए। तो एज
समर भाई, आपके लिए एज एन एक्टर आप कौन सा इमोशन लेके चले अपने मन में जो आप शंभू तिवारी का कैरेक्टर प्ले कर सकें? दूसरा, देवेंद्र भाई, आपके लिए आप एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, आप जब आप सेट पे पहले दिन पहुंचे, वो क्या था आपके मन में, और क्या आप पूरी अपनी पूर्णता, क्या अपने आप हृदय को साक्षी मान के क्या आप ये कहेंगे हम लोगों को, जो आपकी ऑडियंस है आपके फिल्म की, कि क्या आप ट्रू जस्टिस कर पाए हो उन राइट्स को? किस तरह से लोगों को मारा गया और किस तरह से हिंदुओं को किस तरह से उन्होंने टारगेट किया? तो क्या आप सच्चाई से कहोगे ये बात कि आपने वो कैप्चर कर पाए हो? कितनी हद तक कर पाए हो? और अगर कुछ रह गया है तो क्या इसका सीक्वल भी आएगा? ये आपके लिए था, और समर भाई के लिए कौन सा इमोशन, कौन सा हृदय में, कौन सा अपने हृदय में वो कौन सा तल लेके आप चले सर, कि आपको शंभू तिवारी का जो कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है वो इट इज़ नॉट जस्ट अनदर फिल्म, नॉट जस्ट अनदर कैरेक्टर? तो आपने उसको कैसे, क्या आपने रिसर्च करी? क्या आपने लोगों की वेदना सुनी? क्या आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको कुछ हुए? क्या आप लोगों के साथ आपने वहाँ जाकर समय बिताया? मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी। जब देवेंद्र भाई ने मुझे पूरी स्क्रिप्ट भेजी, मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी। उसमें एक आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने पथराव का सामना किया था और वो आईसीयू में एडमिटेड थे, और उनकी वाइफ का उसमें इंटरव्यू था, उनके फादर का भी था। तो वो मैं भी उनका नाम भूल रहा हूँ उनका, वो मैंने देखा। और फिर उनका इवेंचुअली यही लग रहा था कि ही वांटेड टू क्रिएट दैट हार्मनी अमंग्स whatever the writers were doing, both the parties, उनके बीच में तब भी वो हार्मनी चाहते थे। तो जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे एक प्रेमाइज जो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से लगा, वो ये लग रहा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक स्टेटमेंट है, लर्न टू कोएग्जिस्ट और पेरिश। तो ये क्योंकि जब दो कौमें हैं, इस मुल्क का बहुत अहम हिस्सा है, तो उनको साथ में कोएग्जिस्ट करना तो सीखना ही पड़ेगा। ये था मेरा में वो कंपैशन था उसमें, इस तरह का। जी। और देवेंद्र भाई? जी हाँ दीदी, जैसा आपने पूछा कि क्या मैं जो मौतें हुई उसके साथ जस्टिफिकेशन कर पाया, तो मैं जो मौतें और जो हिंसा और जो मौतें नहीं भैया, जो दर्दनाक एक होती है, आपने किसी को शूट कर दिया, वो अलग बात हो गई। जो आप तड़पा के किसी को मारना, टांगे हाथे काट, जी, किसी के टांगे हाथ काट देना और फिर जलाना। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें ये भी बहस होती है। मेरे ट्रेलर के नीचे कई बार कमेंट आते हैं कि इसमें कुछ 16-18 हिंदू मरे और इसमें 32 के करीब मुसलमान मरे, तो आप कैसे बता रहे हो कि ये आपने जो है हिंदुओं पर ज्यादा इसमें निर्दयता हुई? मैं तो जाके चार्जशीट पढ़ लें भाई, जाके चार्जशीट पढ़ लें, हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मारने का तरीका क्या है। जी। मारने का तरीका ये है कि भाई आपका मोटिव, इंटेंट क्या था किसी को मारने के पीछे? एक लड़के को जो कि यंग पुलिस ऑफिसर है, आईबी में काम करता है, वो आपको समझाने गया क्योंकि आप उसके मोहल्ले के जान पहचान वाले हो, आप उसके साथ बातचीत करते हो, मिलते हो, वो आपको समझा रहा है, लेकिन आप बोलते आजा आजा, यहाँ अंदर आकर बात करते हैं। वो जैसे अंदर आता है, आप उसे खींच कर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाते हो और उसे 200 के करीब चाकू मारते हो। उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन मारे ही जा रहे हो। तो ये एक अलग तरह की हत्या है। और एक पुलिस की गोली से आपको गोली लग जाना, दंगा करते हुए कर रहे हैं आप, पत्थर मार रहे हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं, और आपको गोली लगी और आप गिर गए, ये एक अलग तरह की हत्या है। मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं और मुझे सिर्फ एक समुदाय का, एक धर्म का होने के नाते मार दिया जाता है निर्दयता से। वो बहुत निर्दयता से, वो बहुत ही कृतज्ञ अपराध मानूंगा मैं। बजाय मैं अगर जाकर किसी को मारने की कोशिश कर रहा हूं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा हूं, सरकारी संपत्ति को जलाने की कोशिश कर रहा हूं,
और ऐसे में मुझे गोली लग जाए तो मेरी मौत को जस्टिफाई किया जा सकता है कि मैं गलत कर रहा था इसलिए मुझ पर गोली चली, तो दोनों में अंतर है। और यही बात समझाने की और मैं टोटल कोशिश कर प्लानिंग रहा से हूं। किया जाए भाई, वो उन लोगों की यस सबकी यस दुकानें बंद यस थी, उनके बच्चे स्कूल नहीं गए यस। थे, और वो पूरी प्लानिंग, वो तो खैर बहुत डिटेल में अब है। होता यही है हमारे नितिन यहाँ शुक्ला पे। जी ने रिपोर्टिंग करी है, सुधीर चौधरी जी ने रिपोर्टिंग हाँ की है, हाँ और ऑन द हाँ। स्पॉट। और जो प्रश्न आपसे ये था देवेंद्र भाई कि क्या आप सोचते हैं कि आप पूर्णतः जस्टिफाई कर पाए हैं, नंबर वन। बिल्कुल, नंबर मैं टू, आई अगर उसी कुछ पे रह मैं गया है तो क्या आप सीक्वल बनाओगे, और क्या समर सर उसमें देखिए उसमें एक इसके महानायक लिए मैं बनकर उभरेंगे? जी पूरी तरह से मैं इस पर संतुष्ट हूं। और मैं कहना भी यही चाह रहा था जी कि सिर्फ मौतों का नंबर मायने नहीं रखता। बात यह है कि मौत, ये तो इफेक्ट है, कॉज क्या था, इंटेंट क्या था, और किस इंटेंट से वो जाने ली गई, वो उसको हमने यहाँ एड्रेस करने की कोशिश की। जी और अगर वो आप फिल्म देखेंगे, और मुझे अभी सेटिस्फेक्शन है जी कि उस इफेक्ट से ज्यादा मैंने कॉज पर बात की है कि किस नीयत से लोग साजिशें रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, और इस तरह की चीजें यहाँ पर हमारे देश को झेलना पड़ रही है। जी तो मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं। और ये देखते हैं इस फिल्म को, क्योंकि चूंकि वो दंगे को पूरा 2 घंटे 10 मिनट में कवर करना, तो कई घटनाएं हुई थी, पूरी तो कवर करना मुश्किल है थी। और हमने वन शॉट में बनाया था इसे, तो और भी मुश्किल थी, उसको बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से हमें दिखाना था। जी तो इसमें चांसेस तो है। अगर कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है लोगों को, और वो चाहेंगे, ऐसा लग जाता है पता जब उनके इंटरेस्ट से, तो हम डेफिनेटली इस बारे में सोचेंगे। जी और समर सर तो है ही है हमारे साथ। जी। और ये प्रश्न इसलिए भी पूछा आप दोनों से कि आप हम लोग सभी ही अपने शायद अपने अंतिम श्वास तक एक स्टूडेंट ही होते हैं, इसलिए भी आप लोगों से ये प्रश्न पूछा कि बंगाल फिल्म अभी चल रही है, और उसके पीछे भी कितना ड्रामा चल रहा है, और एक स्टेट में तो बैन ही हो गई। तो इसलिए भी पूछ रही थी कि आप लोगों ने वो फिल्म देखी है, और आप लोगों की प्रतिक्रिया चाह रही थी उस फिल्म पर भी, परंतु अब समय को देखते हुए वो प्रश्न रह जाता है। तो हम लोग सीक्वल में ये प्रश्न पूछेंगे। इस इंटरव्यू का सीक्वल होगा। हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी रिलीज करें। बिल्कुल, अवश्य। और जो और सहायता उस टाइम होगी पर आप जब बोलिएगा, जो सहायता चाहिए आप बिल्कुल जी। बोलिएगा। जी नहीं, हमारे बस डायस्पोरा जो भी है वो जी सब इसको देखे। जी बस मैं तो यही आपसे और सभी से विनती करूंगा। जी। और जब डेट अनाउंस होगी तो एक बार और आपके साथ वार्ता आएंगे दीदी, और अवश्य बात करेंगे अवश्य इस वार्ता बारे में। करेंगे देवेंद्र भाई। तो है चलते ना? चलते आप जी जी। ऑडियंस के लिए कोई आपको कुछ मैसेज देना चाहते हो, समर भाई आप दे दीजिए। देवेंद्र भाई अगर कुछ आप ऑडियंस को खुल के कुछ कहना चाहते हो, और फिल्म कब रिलीज हो रही है, डेट भी बता दें। सर आप दे दीजिए, फिर मैं मैं तो ये कहूंगा कि आप ये फिल्म जरूर देखें। सारे श्रोताओं से मैं आग्रह करूंगा कि फिल्म देखें, और बहुत अच्छी फिल्म है, और आज की हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। और सिंगल शॉट फिल्म का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा इमर्सिव है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में इस फिल्म में पाएंगे। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि भारतीय होने के नाते जिस तरह की फिल्में आप अभी तक देखते आए हैं, अच्छी भी थी, बुरी भी थी, मैं इतनी चीज का दावा कर सकता हूं, इतनी बात का, कि यह फिल्म जो 2020 दिल्ली है, ये आपको बिल्कुल अलग लगेगी, एक नया अनुभव देगी, एक नए तरह का आपको कह सकते कि बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी दे सकती है ये। तो इसे देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, और साथ ही देश में उठते ज्वलंत मुद्दों से भी आप रूबरू होइए इस फिल्म को देखकर। क्योंकि हमारे जैसे लोगों, जो नए इंडिपेंडेंट जो हम फिल्म मेकर्स हैं, जो कि धारा के विपरीत फिल्में बना रहे हैं, हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट है। आप अगर साथ में आएंगे तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे। तो आप सबसे विनती है कि इस फिल्म को देखें, और इसकी रिलीज की डेट हम लोग नवरात्रि के पहले दिन अनाउंस करेंगे। उस पर अभी विचार चल रहा है कि इस बार कोई दिक्कत है नहीं, 22 सितंबर को जी 22 सितंबर जी हम उस दिन अनाउंस कर देंगे, और आप सभी को पता चलेगी। तो बस यही कि हमारा बड़ा ही मेहनत से किया हुआ प्रयास है, वो आप तक पहुंचे और आप उसे देखें।
मेहनत रंग लाती है भैया, और आपको और समर भाई को एक बार फिर बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, आभार, आप लोग आज कार्यक्रम से जुड़े। और यही कहना चाहूंगी कि हर हर महादेव। हर हर महादेव दीदी, सभी को नमस्कार, सभी स्वस्थ रहें, नमस्कार। खुश रहें। थैंक यू सो मच, बहुत जय हिंद, धन्यवाद। वंदे शामिल मातरम। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय वंदे श्री मातरम। जय हिंद, वंदे जय मातरम, हिंद, जय वंदे हिंद। मातरम, जय श्री राम। भारत अपर्णा से जी नमस्कार। भारत से जुड़ गए उमेश भाई, और आपको बहुत बहुत नमस्कार। एक मिनट, सॉरी, इसको रिवाइंड करके फिर से प्ले करते हैं। यू डर्टी स्मेली डेड इकोनॉमी मैन, नमस्कार। We are a vibrant economy and it was going to be a civilizational heritage always. जी, हिम्मत कैसे हुई डेड इकोनॉमी की 117 राफेल खरीदने की? हिम्मत कैसे हुई? कैसे कर पा रहे हो आप लोग ये सब? हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हम बात करते हैं वैदिक अर्थशास्त्र की, जिसमें वी बिलीव इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब अपनी जो वेल्थ होती है वो समांतर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ना तो हम अमेरिका जैसे धमकी देते हैं, ना चाइना जैसे हम डेप ट्रैप में करते हैं। वी आर ऑल वसुदेव कुटुंबम। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने अराउंड 100 कंट्रीज में कम से कम 6.6 करोड़ डोज भेजे थे वैक्सीन्स के। जी। और अफगानिस्तान में 2,50,000 टन पीट के भेजे थे। ऐसा हुआ कि वहां पे जो नारकोटिक्स की जो पैदावार थी, जो जो होता था उधर, जो गोल्डन क्रेसेंट बोलते थे उसको, वो खत्म हो चुका है। आज अफगानिस्तान के अंदर नोबडी इज इन्वॉल्वड इन पॉपी कल्टीवेशन। वहां पे पॉपी कल्टीवेशन होता ही नहीं है। अब वो शिफ्ट हो गया है पाकिस्तान। तो भारत जहां पे भी जाता है, इनफैक्ट तालिबानियों को भी सुधार दिया है। आप सोचिए, जो तालिबान जो आया था अगस्त 15, 2021 में, जब अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ किए थे, पाकिस्तान उधर सेलिब्रेट कर रहा था। आज अभी की रिपोर्ट्स है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे ट्रूप मूवमेंट्स हो रहा है, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। ये तो एक अजूबा है। ब्रह्मोस है सर, ब्रह्मोस 101 जो आज का जो विषय है, यही तो है शीर्षक। देखिए, दिस इज भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। ब्रह्मोस, अभी जो ये भारत का ब्रह्मोस है कि हम सबको अपना ही बना लेते हैं थ्रू लव, अफेक्शन एंड ट्रस्ट। दिस इज व्हाट भारत। दिस इज व्हाट भारत इज, एब्सोल्युटली। जी जी। उमेश भाई, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि गत गए हफ्ते में इतना कुछ हुआ है, सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपसे पूछना चाहूंगी, और ये हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे आपसे। इतनी आपकी पकड़ है जियोपॉलिटिक्स में, आप नेपाल का जो ये तख्ता पलट है, इसको आप कैसे देखते हो? और जो उन्होंने स्वयं अपने शब्दों में कहा, अमेरिका से आया कि हम ये 70 कंट्री में कर चुके हैं और नेपाल मिला के 71, उन्होंने स्वयं अपने इंटरव्यू में बोला। सब इंटरव्यू नहीं, सब खड़े होके वो लेक्चर दे रहे थे भाई साहब, तो उन्होंने उसमें बोला। आप इसको कैसे देखते हो, और भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हो? देखिए, नेपाल हमेशा ही एक तरह से हिमालयन हिंदू किंगडम रहा है, और 2001 में किंग वीरेंद्र और उनकी फैमिली का असैसिनेशन कर दिया था। उसी समय से सीआईए का हाथ इस हिमालयन किंगडम में ज्यादा हो चुका था। और 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस सरकार थी, जिन्होंने वहां पे नेपालियों को बहुत प्रताड़ित किया था। और मेरा ये मानना है कि आज जो नेपाल में हो रहा है, उसकी स्क्वायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कांग्रेस सरकार को देना चाहता हूँ, क्योंकि 10 साल में वहां पे चाइना ने भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। और केपी ओली जो थे, जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, वो एक चाइनीज टूच थे। अब नेपाल बन गया है कौन इन द जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और अमेरिका का जो काम नेपाल में कर रहा है वो आईएसआई कर रहा है, और भारत के अंदर जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन होती है वो आईएसआई करवाता था, और एक तरह से हमारा वीक स्पॉट था। हमें मालूम है कि जब कुछ होता है, जब कुछ एक्सेसेस होते हैं, जब हमारी सुरक्षा कोई होती है, तो हमने बहुत एंटी इंडिया कैंपेन चलाया गया था नेपाल में भी। बट
मेरा ये मानना है कि हर आपदा में एक अवसर होता है, और इन दोनों के केओस के बीच में भारत के लिए अच्छा हो गया है। केपी ओली जो चीन समर्थित सरकार है उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया। अब अमेरिका ने वहां पे मतलब जेनसी जो भी है उधर, उन्होंने सुशीला कर्की को अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया है, और मार्च 2026 में इलेक्शंस होने हैं। अब भारत ने इमीडिएटली, मोदी जी ने 1200 करोड़ का एड उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो एक तरह से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, और मोदी जी अभी आइजवाल में है और वहां पे भी वो नॉर्थ ईस्ट को भारत के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी बोला है कि $3.4 बिलियन से रेल कनेक्टिविटी वो करने वाले हैं। देखिए, चाइना जो करता है ना वो डेप ट्रैप डिप्लोमेसी होता है, भारत जो करता है ना उसके अंदर सहयोग रहता है, इन म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब दोनों नेशंस ग्रोथ करेंगे। और हमेशा एक तरह से नेपाल के साथ हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन है, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोल भी दिया, बीजेपी ने बोल दिया कि कोई भी एमपी कुछ भी बात नहीं करेगा, क्योंकि एक तरह से केओस फैलाने की कोशिश की जा रही है, और आईएसआई इसके लिए भारत को ब्लेम कर रहा है, भारत की रॉ को। अब भारत ने एक तरह से ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किया है, नेपाल विल रिटर्न टू इट्स आइडेंटिटी। बट एक और एक चीज है कि सिर्फ आइडेंटिटी में राजशाही आ जाए, इसमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अब देखिए किंग ज्ञानेंद्र सिंह है जो किंग बीरेंद्र के छोटे भाई हैं, वो 80 साल के हो चुके हैं, और प्रिंस पारस जो किंग ज्ञानेंद्र के बेटे हैं, और अगर मोनार्की रिस्टोर होती है तो फ्यूचर किंग बन जाएंगे, इज अ नॉन आईएसआई एजेंट। भारत के अंदर जो फेक काउंटरफीट करेंसी है, ये काम प्रिंस पारस करते थे। तो भारत को एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन आवर साउथ, इन आवर ऑल द, मतलब अपने इमीडिएट नेबर्स में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम जो पॉलिसी पहले देख रहे थे कि हमें किसी के इंटरनल अफेयर्स में नहीं करना पड़ेगा, ये एक तरह से देखिए सब जगह प्रॉब्लम चालू हो गया। पाकिस्तान में चालू हुआ, पाकिस्तान में और फिर बाद में मालदीव्स में, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी नेपाल। तो इंडिया ने अभी चालू कर दिया है कि वी आर नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर अफेयर्स, और हमारा जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है हमने नेपाल में चालू कर दिया है, और दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मेरा ये मानना है कि सूनर और लेटर वन डे नेपाल भारत का हिस्सा भी बन सकता है, क्योंकि वहां की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही बेकार है, और जितने भी पॉलिटिशियंस है दे हैव फेल्ड इन नेपाल, भले वो प्रचंड हो या ओली हो, कोई भी स्टेबल सरकार नहीं दे रहा है। वहां पे जेनजी बोल रहे हैं कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, पाकिस्तान में लोग बोलते हैं हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, इवन मेरे ख्याल से श्रीलंका में भी यही बात हुई थी। तो देखिए सब जगह मोदी जी की जैसा नेता चाहिए, तो भारत के अंग बन जाओ, बढ़िया है, मर्ज नेपाल विद इंडिया, ये होना चाहिए। 1947 में जो नेहरू ने जो गलती की थी, मोदी उसको ठीक करेंगे और कल्चरली इंटीग्रेट कर देंगे, इसी का नींव होगा अखंड भारत। अवश्य अवश्य अवश्य, और यही ही प्रभु से प्रार्थना है कि यही ही सत्य हो, क्योंकि सत्य हो, और यही ही हमारा, यही ही मार्ग हो, यही मार्ग प्रशस्त हो यहाँ से। उमेश जी, एक जो बहुत प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये भारत में ये कर पाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, क्या हम लोगों को जो अभी भारत का नेतृत्व है, क्या उनकी, कहना भी नहीं चाहती हूँ, आप समझ जाइए प्रश्न को, क्या उनके ऊपर भी कुछ खतरा मंडरा रहा है? देखिए, अगस्त 5, 2019 जिस दिन आर्टिकल 370 अब्रोगेट हुआ था, भारत ने एक कलेक्टिवली विश्व में जो फोर्सेस अगेंस्ट इंडिया है उनको डायरेक्टली चैलेंज कर दिया था। इसमें थे वेस्ट के जो इंटरेस्ट है, जिसमें परहैप्स अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब इन्वॉल्व थे। फिर बाद में टर्की, कतर, अजरबैजान, चाइना, पाकिस्तान ये इन्वॉल्व थे। तो उसी समय से रेजिम चेंज ऑपरेशन चालू हो गया, और गलवान हुआ था पहले जून 2020 में, फिर उसके बाद शाहीन बाग हुआ था, फिर बाद में खालिस्तानी लेड फेक फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, फिर 2024 में लोकसभा इलेक्शन में जिस हिसाब से पैसा बहाया गया और जो एक्सपेक्टेड मेजोरिटी थी मोदी जी को मिलनी थी वो नहीं मिली,
फिर भी एक तरह से मिरेकल हुआ और मोदी जी 240 सीट लेके आ भी गए। और अभी भी आप देख रहे हैं कि भारत ये 2024 में बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुआ, सेंट मार्टिन आइलैंड डिमांड किया गया एक क्रिश्चियन कंट्री ने, और वहां पे मोहम्मद यूनुस जो नोबेल लॉरिएट है उसको बैठाया गया। फिर उन्होंने भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए। अभी भी कंटिन्यूस चलता जा रहा है। और मोदी जी के ऊपर तो पंजाब के अंदर जब असेंबली इलेक्शन हुआ था उस समय बताया जाता था 1 घंटे तक उनका जो कॉन्वॉय गया था उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो अटेम्प्ट्स तो बहुत हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि मोदी जी को डिवाइन उनको मिला हुआ है आशीर्वाद, और जिसके कारण प्रभु उनकी रक्षा कर रहे हैं। और आज सबको समझ में आ गया कि जितना मोदी को टारगेट करेंगे मोदी जी उतना ही स्ट्रांग होंगे। और यही देख रहे हैं कि सिर्फ देश में नहीं, इवन विदेश में भी मोदी जी का जो सम्मान हो रहा है। तो आप देख लीजिए 27 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड दिया है। रेस्पेक्ट शुड बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। नोबेल पीस प्राइज मुझे चाहिए, डोनाल्ड ट्रम्प रोते रहते हैं, सब जगह जाके भीख मांग रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री तो जहां पे भी जाते हैं वो दिल जीत रहे हैं, वो दिल की चोरी कर रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन वोट चोरी की बात कर रहा है। अब देखिए जो अब दिल छोटे लोग छोटी बातें वो वोट तक ही रह जाते हैं, मोदी जी तो दिल ले जाते हैं। सही कहा आपने। यस, तो छोटे लोग छोटी बातें वो वोट के कोस तक एक चलिए। तो सॉरी उमेश जी, आप कुछ कह रहे थे। आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट यू। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि मोदी जी सबके दिल जीत रहे हैं, एंड ही इज डूइंग व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ भारत। और मोदी जी विल डेफिनेटली, मेरा मानना ये है कि मोदी जी जो करेंगे देश के हित में करेंगे। एंड इसके लिए देखिए कि वो भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो काम किए हैं उससे भारत की जो ख्याति है वो विश्व भर में फैली है। और ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो डेड इकोनॉमी बोल रहा था वो खुद बोल रहा है कि हम भारत के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। ये देखिए 1 महीने के अंदर ही उसको समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है, भारत के साथ न रह के उसको ही नुकसान है। जी, ये जो समस्त आप देख रहे हो, समस्त विश्व में इतनी उथल पुथल है। कुछ लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं, फिर चार्ली कर्क को गोली मार दी जाती है, फिर वो इंग्लैंड में कुछ लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो कह रहे ग्रूमिंग गैंग्स बंद करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप कैसे देखते हो ये कि आने वाला समय आपको कैसा दिख रहा है? अब हम लोग तो सितंबर के महीने में है, 3 महीने बाद ये वर्ष भी समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो आप कैसे देखते हो इसको उमेश सर? देखिए कल इंग्लैंड में जी टॉमी रॉबिन्सन ने वहां पे एक रैली निकाली थी। ब्रिटेन में जो व्हाइट पेट्रियट्स है, जो नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन है, उन्होंने बताते हैं कि जो पेड मीडिया है वो बता रहा है 1,10,000 लोग असेंबल हुए हैं, जबकि दूसरी जो मीडिया है अनऑफिशियल मीडिया वो बोल रहे हैं अराउंड 1 मिलियन पीपल ने उस रैली में भाग लिया। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं ग्रूमिंग गैंग्स का जो है, पाकिस्तानियों का जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से ब्रिटेन में बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। क्योंकि ये लोग ग्रूमिंग गैंग्स बना के वहां पे लड़कियों का रेप कर रहे हैं, और ये सब रिपोर्टेड केसेस बहुत कम है, अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंटी इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन को वो लोग एड्रेस करना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है ब्रिटेन के अंदर आज जो लेबर पार्टी है, कीर स्टारमर की पार्टी है, it has always been pro पाकिस्तान, it has always been pro जिहादी। और वहां पे उन्होंने अभी जो उनकी होम सेक्रेटरी है शबनम महमूद, वो है फ्रॉम पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वो मीरपुर की है। अब वो अगर होम सेक्रेटरी बन जाएगी तो क्या होगा, और इमिग्रेशन बढ़ेगा। एक तरह से मुझे लग रहा है कि कीर स्टारमर के अगेंस्ट एक तरह से रैली हुई थी, और ब्रिटेन के अंदर रेजिम चेंज होने वाला है। और टॉमी रॉबिन्सन ने बोल दिया है कि ये सिर्फ मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं बहुत और भी रैली करता रहूंगा। और उनको वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिलता जा रहा है।
और ब्रिटेन के अंदर ये जो पाकिस्तानी आके वहां पे, जैसे सादिक खान है वो लंदन का मेयर है, बर्मिंघम में तो उनके लोग हैं, वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। ब्रिटिश लोगों को समझ में आ गया है कि इन लोगों को देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंडियंस हिंदूज एंड ब्रिटिश पाकिस्तानी। ये डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है। ऐसा है कि पाकिस्तानी भी वहां पे अपने आप को इंडियंस बताते हैं, उनको कोई भी वो इज्जत नहीं दे रहा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इंडियन आइडेंटिटी अपनानी पड़ रही है फॉर द रिस्पेक्ट। पाकिस्तानी देखा तो कोई इनको खड़ा भी नहीं कर रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच हैज स्टार्टेड कमिंग अप इन ब्रिटेन। सिमिलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटेन में ही है, इवन जो चार्ली कर्क का जो जिनको मारा गया था, बताया जाता है इवन इन अमेरिका देयर इज अ ग्रेटर राइज ऑफ व्हाइट नेशनलिज्म। वो जरूरी है। और एक और एक चीज है उसमें, जो मागा सपोर्टर है, ट्रम्प जो काम कर रहे हैं, ही इज डायरेक्टिंग ऑल द हेट अगेंस्ट इंडियंस। ये बहुत बड़ा एक तरह से षड्यंत्र है जिसके अंदर जब इलेक्शंस होता है इन लोगों को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, बट जब इलेक्शंस खत्म हो जाता है ये उसी इंडियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि एक इंडियन है जो आंध्र प्रदेश के है, उनका नाम चंद्रा था, उनका सर कलम कर दिया गया। और आप देखिए विवेक रामास्वामी को 48 आवर्स के बाद उन्होंने अपना अपना बोला था कि ये इंसिडेंट हॉरिफिक है। बट वहां पे देखिए एनआरआई कम्युनिटी कोई भी आया नहीं, ना तो रो खन्ना है जो वहां पे एक तरह से इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना भले ही तुलसी गबार्ड थी, निकी हैले थे, काश पटेल था। What is the point of having you guys in the Indian of being, you call yourself Indian and being in the administration? Indian community क्या कर रही है? They are 1.5% of the American population. 6% taxes भरते हैं, 10% हेल्थ केयर में, इतने सारे CEOs इंडिया के हैं, बट आपका सॉफ्ट पावर कहाँ है? बट ये चीज बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडियंस आउटसाइड हैव टू बी यूनाइटेड एज भारतीयस। सिर्फ आप मोदी जी से बात करके फोटो चिपका के वो मतलब नहीं है। जब आपकी एम्बेसी पे अटैक होता है देन यू हैव टू असेंबल एंड यू हैव टू फाइट इट बैक। देखिए मैं एक तरह से यहाँ पे बोलूंगा कि इसमें पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एटलीस्ट दे आर एबल टू झूठ को भी वो सच के जैसे प्रस्तुत कर पा रहे हैं, जबकि हम अपना नैरेटिव बिल्ड ही नहीं कर पा रहे। दिस इज द टाइप आई वांट टू से दैट ओवरसीज इंडियंस को यूनाइट होने की जरूरत है, हिंदूज को यूनाइट होने की जरूरत है, एक दूसरे का सपोर्ट करिए। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। जी उमेश जी, ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जो अभी ये जो डी डॉलराइजेशन की बातचीत चल रही है तो और लोगों को समझ भी आ रहा है कि सोच बढ़ चला है पूरा समस्त प्लैनेट, तो सर इसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे क्या इम्पैक्ट होगा और हमारा जो यहाँ पर सुपर एनुएशन होता है उसके ऊपर आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट्स होंगे? देखिए द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फिएट करेंसी टू रियल करेंसी। सबसे बड़ा बात है कि गोल्ड के दाम कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। टुडे इट इज अराउंड 3650 अमेरिकन डॉलर एंड स्विस एशिया का रिपोर्ट है बाय 2032 इट कैन गो अप टू 12,000 आउंस। मतलब आज इंडिया के अंदर 1 किलो गोल्ड 1 करोड़ 13 लाख है। अगर ये एक्सचेंज रेट मेंटेन होता है बाय 2032 इट विल बिकम अराउंड 3.5 करोड़, इतना है। सेकेंड, सिल्वर के अंदर भी बताया जा रहा है जो आउंस के अंदर दाम है 41 है और सिल्वर इज एक्सपेक्ट टू गो टू 100 आउंस। ये भी बात है, द नेक्स्ट एक्सप्लोजन इज गोइंग टू हैपन इन सिल्वर। इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड ओवर जो फिएट करेंसी का जो चलन है, जिसमें करेंसी प्रिंट करके मार्केट के अंदर सर्कुलेशन बढ़ाया जा रहा है, तो इसके कारण एक्सिस्टिंग करेंसी का जो वैल्यू है वो कम होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लासिक डिबेसमेंट ऑफ करेंसी। ये ऑलरेडी हो चुका है जिम्बाब्वे में, वेनेजुएला में, और ये एक तरह से वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन होता जा रहा है, जिसके अंदर जो आप ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं डॉलर्स में वो कम होता जा रहा है, रिजर्व जो डॉलर का है वो कम होता जा रहा है। फिर भी मैं बोलूंगा आज के दिन कि जो कैटलिस्ट मोमेंट ऑफ डी डॉलराइजेशन है अभी तक आया नहीं है, वो अभी आना बाकी है। वो कब आएगा या ये ट्रम्प कब करेगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग। और ऑस्ट्रेलिया एक तरह से मिनरल रिच कंट्री है। देखिए
apart from, if I am right, apart from crude oil, Australia is blessed with all the natural resources. उनकी जो पॉपुलेशन है इट इज हार्डली 3 करोड़ जी और उनका जो लैंड मास है 2.5 टाइम्स ऑफ इंडिया. तो ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली बेनिफिट बट प्रोवाइडेड इट डीपली इंटरग्रेट्स इटसेल्फ विद इंडिया. और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो ऑलरेडी साइन हो चुकी है, जी हाँ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट. इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने की कवायद चल रही है, बातचीत चल रही है. तो अपना जी, आई एम जस्ट सेइंग ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन इज गोइंग टू थ्राइव. एंड इनफैक्ट वहां पे भी आपको जो चाइनीज इमिग्रेंट्स है, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है. और वहां पे भी मैंने देखा है कि एंटी जो इमिग्रेशन है उनको बताना पड़ेगा कि इंडियंस जहां पे भी जाते हैं दे आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स. वो जिस भी कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के हिसाब से ढल जाते हैं. दे बिकम द स्टेक होल्डर्स, दे कंट्रीब्यूट इन टैक्सेस, दे डोंट सीक एसिलम, दे डोंट सीक एड जैसे पाकिस्तानीज करते हैं. तो दिस नैरेटिव हैज टू बी एम्प्लीफाइड अक्रॉस द नेटवर्क्स. जब तक आप ये नहीं बोलोगे तब तक आपको जो अमेरिका के अंदर हुआ है, वो चंद्रा के साथ हुआ है, वो सब जगह इंडियंस के साथ होगा. कहीं ना कहीं हमारा नैरेटिव जा नहीं रहा है. दिस इज वेयर वी आर लैकिंग. हम अपनी अच्छाई भी नहीं बता पा रहे. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड समटाइम्स इट पजल्स मी. हम जहां पे भी जाते हैं, हम वहां पे जाके कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, फिर भी हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है? दिस इज व्हाट इज पजलिंग मी. हमेशा से यही हुआ है उमेश जी, हमेशा से ही यही हुआ है. और पजल तो है, लेकिन आई थिंक हम ही लोग को ही शायद उठ के कुछ जवाब देने होंगे. हम ही लोग को कुछ कहना होगा. हर समय ये सोच के कि कोई हमारे बिहाफ पे कुछ बोलेगा, भैया वैसे नहीं होता, नहीं होता. वही बोल रहा हूँ, जो इंडियंस हैं एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, बेसिकली हिंदूज जो हैं, दे नीड टू कम अंडर द कॉमन आइडेंटिटी. और ग्लोबल हिंदू का ऐसा कुछ बना के, जो भी 5 आइज कंट्रीज में हैं, उनको एक तरह से अलायंस बना के दे हैव टू फाइट द सेपरेटिस्ट फोर्सेस. ये जो खालिस्तानी फंडेड आईएसआई ऑपरेटिव्स है, आईएसआई फंडेड खालिस्तानी ऑपरेटिव्स है, इनके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा. वी हैव टू फाइट इवन द मिस्चीवियस जो वाइट सुप्रीमिस्ट है, उनसे भी लड़ने की जरूरत है. इनफैक्ट इवन वी हैव टू फाइट द चाइनीज फंडेड मीडिया ऑल्सो, क्योंकि बहुत जगह चाइना का जो मीडिया है इट इज फंडेड बाय चाइना. तो ये एक तरह से ग्लोबल जो नैरेटिव है, दे हैव मेड इट अगेंस्ट इंडियंस. आप देखिए अमेरिका में H1B वीजा के ऊपर कितनी बात हो रही है, जबकि हमारे लोग उधर जब जाते हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट, दे ब्रिंग टैक्सेस, दे पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, दे आर एक्चुअली द स्टेक होल्डर्स. बट उनको एक तरह से डिमोनाइज करके उनको टारगेट किया जा रहा है. दिस इज एब्सोल्युटली बैड. इसके अगेंस्ट डेफिनेटली वी हैव टू डू समथिंग. नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट है ये आप जो कह रहे हो, और ये करना ही होगा, होना ही होगा. उमेश जी, अब आपकी चाहूँगी कि आप कृपया इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी कि जैसे वो नागामलैया जी जो मोटेल ओनर थे, वो मोटेल मैनेजर थे वहाँ पर अमेरिका में, और कितनी नृशंस हत्या की है उनकी पत्नी और उनके बच्चे के सामने. इसको आप कैसे बताओगे? जी, उसी दिन चार्ली पर्क का भी जो न्यूज आया था, पर इमीडिएटली यू सॉ सब लोगों ने एक तरह से उसको कंडेम किया. पर इनके ऊपर, चंद्रा जी के ऊपर, किसी ने, मतलब 2 दिन बाद विवेक रामास्वामी को याद आया, उसने उनको हॉरिफिक बताया. तो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं. दिस शोज दैट whatever is happening to us, हमको जो इंडियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है अक्रॉस द वेस्ट, मैं ये देख रहा हूँ दिस इज हैपनिंग इन द 5 आइज कंट्री. जो 5 आइज कंट्री है, जैसे यूएसए है, यूके है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेसिफिकली ये 5 कंट्रीज में ही हो रहा है. और यहाँ पे डायस्पोरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है. उनको वीकन किया जा रहा है, उनको डिमोनाइज किया जा रहा है. बट जबकि एक्चुअल प्रोपरेटर्स आर द चाइनीज एंड द पाकिस्तानीज. इनके ऊपर सारा फोकस हटा के इंडियंस को एक तरह से सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है. और वहां पे, जैसे मैंने पहले भी बोला था,
फाइव आईज के अंदर जितने भी इंडियंस है, कलेक्टिवली दे हैव टू फॉर्म अ यूनियन एंड दे हैव टू फाइट ऑल दिस फोर्सेस। जी जी, राइट। अब आपकी चाहूँगी स्पेशल आपकी कमेंट्स प्लीज़ सर। ये जो 114 जो राफेल के बारे में बात हो रही है और अंदर की बात चली है कि 300 एयरक्राफ्ट और भी चाहे लाए जाएंगे, तो आप इसको, क्या ये वर्ल्ड में इस समय को देखते हुए क्या ये वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स मानी जाएगी? अराउंड $25 बिलियन का डील होगा, और ये जो राफेल होगा दिस विल बी मेड इन इंडिया, और अभी तक इसको क्लियरेंस नहीं मिला है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि वी नीड अराउंड 114 रफाल्स। अब इसको भेजा गया है डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड पे, फिर ये जाएगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पे। देखिए, एक और एक चीज है, Su-57 के ऊपर भी हमारी बातचीत चल रही है रशिया से, सो इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से कि हम और वो शायद पुणे में इंस्पेक्शन के लिए भी आ रहे हैं टीम। यस, तो मेरा ये मानना है कि आधा आधा डील होगा, 60 एयरक्राफ्ट और 60 एयरक्राफ्ट दोनों को दिया जाएगा, क्योंकि रूस भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उससे उन्होंने, देखिए, रूस ने हमको कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऑफर भी कर दिया है, और भारत के अंदर अगले कुछ सालों में वी विल बी हैविंग रशियन सुकोइस, फिर बाद में फ्रेंच रफाल, और हमारा इंडिजिनियस बिल्ड तेजस रहेगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। अभी क्या है, कुछ भी प्रेमेच्योर रहेगा कुछ बोलने के लिए, बट यस, द फ्रेंच आर वेरी मच गंगो, क्योंकि हमने एमका के लिए फ्रेंच जो इंजन कंपनी है साफरान के साथ हमने करार किया है, वो भारत के अंदर एमआरओ फैसिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि भारत जो है, इट इज नाउ बीइंग द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर फ्रेंच इन्वेस्टमेंट्स। फ्रांस के साथ हमने अभी उनको 26 रफाल को ऑर्डर भी दिया है, मराइन वर्जन फॉर 64,000 करोड़। ये इंजन डेवलपमेंट कर रहे हैं 61,000 करोड़ का। Roughly we have signed around 1.5 lakh crores plus investments with France right now. तो रशिया हमारा पुराना टाइम टेस्टेड पार्टनर है, और हमारे जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में सुखोई है वो 272 नंबर्स है। इट फॉर्म्स द बल्क, मतलब जो बोलते हैं ना फल्क्रम ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उसको भी हम एक तरह से हम उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम सुखोई टू सुपर सुखोई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दैट आईएएफ को रफाल मिल रहा है। डेफिनेटली रफाल पक्का मिलेगा, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट विल बी 50-50। ओके, और आने वाला जो ये समय है, स्पेशली जो हमने अभी अभी बात करी कि जो ये तख्ता पलट के बारे में बात हुई, तो आप आने वाला समय कैसे देखते हो, और क्या आप हम लोगों के लिए कोई वार्निंग्स भी हैं, कुछ टेल टेल साइंस हैं जो आप बताना चाहोगे? बी वेरी केयरफुल अंटिल द बंगाल इलेक्शंस इन May 2026। बाप रे बाप। बस ये अभी से लेके May 2026 इज गोइंग टू बी ट्रबल टाइम्स, टेस्टिंग टाइम्स रहेगा। इट विल टेस्ट योर पेशेंस, और ये भी रहेगा कि गवर्नमेंट को कोई रॉन्ग स्टेप करने के लिए भड़काया जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे, यू कैन सी एन इंक्रीज वायलेंस हैपनिंग इन बांग्लादेश अगेंस्ट हिंदूज, और वहां पे एक तरह से मोदी सरकार को बोला जाएगा कि आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। और ये एक तरह से अब देखिए, अभी नई चीज न्यूज ये भी आई है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो 2 प्लेन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो अभी बांग्लादेश में उतरे भी हैं। तो कहीं ना कहीं एडवांस वेपनरी को अमेरिकन आर सप्लाइंग एडवांस वेपनरी टू बांग्लादेश, दे आर सप्लाइंग टू पाकिस्तान, और नेपाल के अंदर भी वो हमें घेर रहे हैं। देखिए, जो हम पहले जो चाइनीज को बोलते थे, इट इज एक्चुअली द अमेरिकन्स हु आर एक्चुअली डूइंग इट। आप देख लीजिए कौन है बांग्लादेश में, कौन है, दिस आर द अमेरिकन्स। और पाकिस्तान में कौन है, अमेरिकन्स है, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ है, उसको तो एक तरह से डमी बना चुके हैं, और मुल्ला मुनीर है, ही इज एक्चुअली द चार्ज डी अफेयर्स इन पाकिस्तान। वो अभी अमेरिका 2 बार जाके वहां पे व्हाइट हाउस में लंच भी कर चुके हैं। तो ये, और नेपाल के अंदर आपने देख चुका है।
तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। एंड अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं वो अभी नॉर्थ ईस्ट में अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज कर चुके हैं। भले ही वो डोलान ब्लू हो या अभी जो नए एम्बेसडर आने वाले हैं सरगई इगर, इन लोग सब नॉर्थ ईस्ट में ध्यान लगा रहे हैं। टिल May 2026 वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू ट्रस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फैसले पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, बस इतना ही बोलूंगा। जी। तो क्या ये जो अमेरिका जो ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो ये रक्कस क्रिएट कर रहे हैं, उथल पुथल क्रिएट हो रही है, दिख भी रही है, समझ में भी आ रही है, तो क्या ये जो फॉर एग्जांपल जो ये फ्रांस और भारत की जो डील हो रही है, क्या इसलिए भी फ्रांस में भी उथल पुथल इसलिए हो रही है? देखिए, जो भी कंट्री भारत के साथ डील कर रहा है वहां पे एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाया जा रहा है। जापान में हुआ था जब मोदी जी गए थे 29 अगस्त, ही वॉज इन जापान। वहां पे मोदी जी ने एग्रीमेंट साइन किया जापान से, और उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन किए जिसमें जापान हैज अग्रीड टू ट्रांसफर इट्स इंडस्ट्रियल लेवल डिफेंस प्रोडक्ट्स टू इंडिया। भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए बात की गई थी, एनएसए लेवल की बात की गई थी, और भारत और जापान ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर अग्रीमेंट साइन कर दिया था। जापान वाज इन्वेस्टिंग $70 बिलियन इन इंडिया। उसी समय जापानीज ने जो अमेरिका के अंदर $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, उन्होंने वो अग्रीमेंट रद्द कर दिया। उसके बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। और फ्रांस के अंदर देखिए, फ्रांस इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी जो G7 की है, फ्रांस के साथ होने वाली है। भारत इज गोइंग टू होस्ट द ब्रिक्स समिट नेक्स्ट ईयर। तो इंडिया विल हैव द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स। तो फ्रांस कैन बी अ पॉसिबल इनवाइटेड मेंबर इन ब्रिक्स। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि कोई भी वेस्टर्न लीडर, G7 लीडर शुड बी गोइंग टू द ब्रिक्स समिट। देखिए, मोदी जी कैन इनवाइट एनीवन, सो he should be, I think this is my view, that Modi ji may be inviting Macron, Meloni and Japanese Prime Minister, possibly even the Australian Prime Minister and the South Korean. America never wants this to happen. अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि वी वांट टू रिवाइव क्वाड, हम इंडिया आना चाहता हूं और मैं क्वाड समिट करना चाहता हूं। तो जब भारत ने अपना भारत सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चालू किया और हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट चालू कर चुके थे विद कंट्रीज लाइक ओमान, पेरू, चिली, इन सब कंट्रीज के साथ हम कर रहे हैं। यूके के साथ हमने फाइनलाइज कर दिया है, ईयू के साथ हम ईयर एंड तक कर देंगे, रशिया लेड ईयू के साथ भी हम बात कर रहे हैं। तब अमेरिका को समझ में आया कि व्हाट इज इट लूजिंग, और अमेरिका के साथ हमने जो $4 बिलियन जो नेवी पेट्रोल जेट अग्रीमेंट था, पोसाइडन 8i, उसको भी हमने कैंसिल कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन बिजनेसेस स्टार्टेड लूजिंग। तो अब अमेरिका में फोर्स किया जा रहा है कि ट्रम्प को कि आप भारत के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट्स मत दो, और अब उन्होंने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट कर दिया है चाइना। क्योंकि सितंबर 3 को जो विक्ट्री परेड हुआ था, चाइना ने एक तरह से अमेरिका को वर्ल्ड स्टेज पे चैलेंज कर दिया है। 26 नेशंस के हेड्स को बुलाया, जिसमें मुख्य जो लोग थे, पहले व्लादिमीर पुतिन थे, फिर बाद में ईरान के राष्ट्रपति थे, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम थे। तो कहीं ना कहीं ये जो इविल एक्सेस ऑफ फोर्सेस है जो वेस्टर्न मीडिया बता रहा है, इट इज डायरेक्टली चैलेंजिंग अमेरिकन हेजेमनी, और भारत उसमें भाग नहीं लिया था। तो अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत उनके सिक्योरिटी को कोई भी चैलेंज नहीं कर रहा है। तो एक तरह से ये ऑप्टिक्स अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों ने समझा और अपने ही राष्ट्रपति को खरी खोटी सुनाई, भले ही वो जेफरी शैक्स हो या रॉबर्ट वुल्फ हो, निकी हेली हो, अटलांटिक काउंसिल हो, सब लोगों ने एक तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत सुनाया भी है, और वहां पे उनकी पॉपुलैरिटी भी गिरी है। तो अब अमेरिका खुद भारत के साथ अपने रिश्ते बढ़ाना चाहता है, और वो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं चाइना को भी पनिश करूंगा, और जस्टिफाई करेंगे कि मैं देखिए इंडिया ने जैसे बाई किया है वैसे मैंने चाइना को भी किया है।
बट अभी इंडिया वहां पे नहीं रुक रहा है, वो ये भी बोल रहा है कि टर्की जो है वो भी ले रहा है, वो नेटो मेंबर है, उसको कैसे अलाउ कर रहे हो, ईयू ले रहा है और आप खुद यूरेनियम ले रहे हो, तो ये सब कैसे जस्टिफाई है? तो कहीं ना कहीं द वर्ल्ड इज स्पीकिंग अगेंस्ट द अमेरिकन डुप्लिसिटी, अमेरिकन हिजमनिज्म। और जब से भारत ने ये जो ट्रेड टैरिफ है अपोज किया है, तब से वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। पीपल आर कमिंग आउट एंड सेइंग अगेंस्ट अमेरिका। वर्ल्ड लीडर्स are seeing Modi ji as a great leader, more than Donald Trump themselves. जी जी सर। तो क्या इसीलिए अमेरिका ये जो इनको जो ये राहत की ये $450 मिलियन की वो सस्टेनमेंट पैकेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, और वो बांग्लादेश में भेज रहे हैं ब्लैक जैक यूएवी वगैरह भेज रहे हैं, तो क्या ये इसीलिए हो रहा है, ये घेरने की कोशिश हो रही है भारत को? देखिए, भारत की ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को आर्म किया जा रहा है, ताकि इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में वो भारत को एक तरह से मैक्सिमम डैमेज कर सके। सेकेंड, भारत को प्रेशराइज किया जा रहा है कि अमेरिकन आर्म्स लिया जाए, ताकि उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी वेस्टर्न गवर्नमेंट है और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा भी मिले। दिस इज ट्राइंग टू पुल डाउन द ग्रोथ ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी आज 4.2 ट्रिलियन है और विद 7% ग्रोथ रेट वी आर एडिंग 300 बिलियन एवरी ईयर। तो कहीं ना कहीं दे वांट टू स्लो डाउन आवर ग्रोथ रेट, दे वांट टू कंट्रोल द एक्सेलरेशन ऑफ डी डॉलराइजेशन, दे वांट टू पिन डाउन इंडिया एंड चाइना टुगेदर। तो अब देखिए, चाइना एंड इंडिया आर टॉकिंग सेंस, दे आर नाउ सेइंग दैट we will keep the border issue in abeyance and we will try to resolve it also. अभी उन्होंने बोला है कि we will keep the cameras on the border to reduce the deployment of forces. ये अभी आया है, घंटे भर पहले ही आया है। तो मुझे एक लग रहा है कि चाइना इज becoming more realistic that India does not want to have a fight with them. तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आ चुका है, सब लोगों को समझ में आ गया है कि चाइना को भी समझ में आ गया कि इंडिया इज नॉट अ प्रो एक्सपेंशन। तो देखिए, चाइना हमारा, फिर भी मैं बोलूंगा, चाइना हमारा इमीडिएट थ्रेट है और अमेरिका हमारा फ्यूचर थ्रेट है, ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ। और अमेरिका एक तरह से चाइना को तोड़ने के लिए रेडी हो चुका है, और फ्यूचर में आप ये देखेंगे अमेरिका विल ट्राई टू ब्रेक इंडिया ऑल्सो। सीरियस मैटर। एंड और जो आप गोल्ड की तरफ इशारा कर रहे थे और आप कह रहे थे और आपने बताया सिल्वर के लिए भी, तो हम लोग जो कॉमन मैन है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को किस तरह की तैयारी या परेशानी होनी चाहिए, या हम लोगों को किस तरह से सोचना चाहिए इस समय? Only buy physical gold. Don't buy this ETF in anything. First. Second, चाइना के अंदर वहां पे एक तरह से जो गोल्ड के जैसा फेक गोल्ड भी वो लोग मार्केट कर रहे हैं। दैट इज अ टंगस्टन ओर। ओके, इट लुक्स सिमिलर टू गोल्ड, तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट ऑल्सो। बहुत मार्केट में आजकल जो लोग हैं वो लोग ये फेक गोल्ड भी बेचते जा रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी गोल्ड के लिए उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशन निकाले हैं ज्वेलरी से, तो बेटर बाई फ्रॉम अ गुड पीपल। आप, मेरा ये मानना है कि दुबई का गोल्ड ले सकते हो। बीवेयर ऑफ थाईलैंड गोल्ड कमिंग, एनी बुलियन कमिंग फ्रॉम थाईलैंड, दिस कैन बी द चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर फेक भी हो सकता है। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। राइट। और उमेश जी, कुछ चलते चलते कुछ ब्रेकिंग न्यूज दीजिए ना, आज चलाएंगे। देखिए, एक ही चीज है, मुझे तो लग रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ रेजिम चेंज वेरी सून हैपनिंग इन यूके। पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है फॉल्ट लाइंस एक्सपेंडिंग इन अमेरिका, और चार्ली कर्क का जो असैसिनेशन है, मुझे कहीं नहीं लगता है कि दिस हैज बीन डन बाय द इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू कवर द फेलियर्स। बट व्हाट विल हैपन इज दिस विल एक्चुअली डिवाइड अमेरिका, बिकॉज अमेरिका का जो फॉल्ट लाइन्स है, उनका जो वोक कल्चर है, इट हैज डीपली डिवाइडेड अमेरिका। तो कितने दिन तक अमेरिका विल रिमेन स्ट्रांग, वी हैव टू सी दैट।
और थर्ड चाइना के अंदर उनका डेब्ट टू जीडीपी है वो 300% पहुंच चुका है। और चाइना के अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली जी जिनपिंग को हटाया जा सकता है एनी टाइम, बिकॉज उनकी हेल्थ भी फेलिंग होती जा रही है और वहां पे पावर स्ट्रगल चल रहा है, इकोनॉमी खराब हो रही है। देखिए इकोनॉमी खराब हो रही है ना, जब तक इकोनॉमी अच्छी होती है सब टाइप का चीज चल जाता है, बट व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, और चाइना के अंदर 4-5 साल से कंटिन्यूसली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। गोस्ट सिटीज है, 51 गोस्ट सिटीज है। अब सोचिए बिल्डिंग्स का बिल्डिंग्स बनाया हुआ है, कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, और इन्होंने इतनी इन्वेंट्री बना के रखी है कि वहां पे कोलैप्स जैसा सिचुएशन है, बैंकिंग कोलैप्स होने वाले का। रियलिटी तो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। एवरग्रांड को बंद ही कर दिया है क्योंकि क्रेडिटर्स को $45 बिलियन मिलने थे। जब रियलाइजेशन हुआ इट वाज ओनली $282 मिलियन, 0.5% उनको मिला है। तो ये मेरा ये मानना है कि आगे जाके चाइना में स्टॉक मार्केट के अंदर भी बबल होता जा रहा है। ये इतनी जल्दी फैलेगा फूटेगा नहीं, बट जो है एआई जो है इट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन। So the best investments today is gold and silver from registered buyers, physical only I will say, और बाकी बहुत सारे उथल पुथल होने वाले हैं, पर आई रिक्वेस्ट इंडियंस टू हैव फेथ ऑन मोदी जी। भारतीयों को मोदी जी पे फेथ होना जरूरी है। गवर्नमेंट माइट हैव टू टेक सम अनकंफर्टेबल डिसीजंस इन द शॉर्ट टर्म, बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री इन द लॉन्ग टर्म। इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम। बंगाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपसे पूछना चाहूँगी उमेश भैया, चलते चलते लास्ट अंतिम प्रश्न में, क्या आपको लग रहा है क्या प्रेसिडेंट रूल लग सकता है? क्या आपको लग रहा है कि जो वहाँ की अभी की चीफ मिनिस्टर हैं जी, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि जी बहुत बातें होती हैं जो बोलनी भी नहीं चाहिए, तो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ सर, आप समझ जाइए जी। नहीं मैं समझ गया हूँ, पर मेरा मानना है कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना चाहिए जी। उनकी गवर्नमेंट रहने दीजिए, जो करना है उनको करने दीजिए। अगर बंगाल के लोगों को बीजेपी को लेके आना है तो लेट देम वोट, ओके। अब व्हाई डू वी हैव टू पुट मोदी जी ऑन द डॉक एवरीथिंग? द इलेक्ट्रेट ऑफ बंगाल वो क्यों ममता को सपोर्ट करते हैं? वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन इज अराउंड 20%, पर 80% तो हिंदू है ना। तो पर ममता बनर्जी को 47% वोट्स मिल रहा है, तो मतलब 27% ऑफ हिंदूज आर वोटिंग फॉर ममता। तो दिस 27% ऑफ हिंदूज हु आर वोटिंग फॉर ममता आर द प्रॉब्लम। तो व्हाई शुड उनकी चॉइसेस के लिए व्हाई शुड वी पुट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द डॉक? जो जनता चुनेगी लेट अस एक्सेप्ट दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेट द पीपल ऑफ बंगाल डिसाइड वेदर दे वांट लॉलेसनेस। आई डोंट नो हाउ टू थिंक। मेरा ये इसके अंदर एक ही चीज है, इसको छोड़ देना चाहिए। लेट द पीपल ऑफ बंगाल डिसाइड। इसमें बीजेपी क्या कर सकती है? जब आप उनको सत्ता में लेके आओ फिर बात करेंगे ना। दिल्ली में केजरीवाल को हटाए ही है और बीजेपी को लेके आए हैं 10 साल बाद। तो let the people of Bengal decide. Let me be very square. I will not get into कि president टूल लगाना ये सब फालतू बातें हैं। Let the electorate of Bengal decide. जी नहीं, क्योंकि लोग अक्सर ये घूम के, आप देखिए किसी भी कोई डिबेट हो, किसी से बात करो, प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल, इसलिए पूछ रही हूँ आपको, जो लोग इतना आसानी समझ लेते हैं लोग। जी 30% of Hindus who support TMC, they are the real culprits. जी। आपको लगता है भैया कि कहीं पर कोई रिस्पाइट है when it comes to बंगाल? शांति की बहाली या कोई मैं भी कुछ भी नहीं बोल सकता इसके ऊपर। The political situation is very much fluid. Let the people of Bengal decide how they want to go. We cannot say anything for them. They have to fight on their own. The people of Delhi made the right choice. People of Haryana made the right choice. You know what is happening in Bangalore. कर्नाटका में क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। तेलंगाना में देख लीजिए, वो बोल रहे हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, खटाखट मॉडल फेल होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए क्या हो रहा है। जी।
So I will leave this decision to the electorate of the state. हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? जो उनकी बुद्धिमानी है उनको करने दीजिए. How can we blame BJP? The problem is with the electorate of the state. उनको करना पड़ेगा. How can they जब बंगाल के अंदर गोपाल बाटा आ सकते हैं, तो बंगाल needs to find its 21st century गोपाल बाटा. This is what I can say. राइट ओके ऑल राइट उमेश जी, आज आप कार्यक्रम से जुड़े, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें जो इतनी हम लोग के मन में भी इतनी उथल पुथल रहती है और औरों को सुनकर भी कुछ रिएक्शंस भी बनते, तो आपने बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई करी, उसके लिए बहुत बहुत आपको आपका आभार और आपको बहुत बहुत साधुवाद उमेश जी. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को लगातार इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम उमेश भाई. जय श्री राम.